यहाँ पर आज विशेष क्लास रखा है और भाई साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया भाई जी, आपने सबको इतना भरपूर किया है। बहुत बहुत, है ना, सबने अपना अपना अनुभव देखा होगा कि जो नीचे भी सेवा कर रहे थे या भंडारे में कर रहे थे या जहाँ पर भी जो भी सेवा कर रहे थे, हम देख रहे थे कि 2 दिन तो बारिश इतनी ज़्यादा थी, तो ऐसा संकल्प नहीं आया कि कोई आ नहीं रहा है। लोग एक से बढ़कर एक आते थे। एक आता था एक दिन तो अगले दिन वो 4 को लेकर आता था और वो ऐसे, उनको ऐसा लगता था कि शायद ये हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो ऐसे कह देते थे कि जी हम कल आए थे। तो हमें पता तो चलता है ना ब्राह्मणों को। तो ये बहुत अच्छी सफलता रही है कि लोगों ने बहुत फ़ायदा लिया है। आज क्या रहा, हम थोड़ा सा जब बाहर निकले तो हमें बाहर से भी ये, है ना, फीडबैक मिली कि आपके यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है तो उसके रिगार्डिंग लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव किया है। लोगों ने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब ये बाहर का फीडबैक है। तो इसकी सफलता बाबा की, ड्रामा की, भाई साहब की और हम सभी की है ना। तो उसके विधिवत तो हम सब करेंगे ही, लेकिन अभी शुरुआत में हमारे मन में जो भी, क्योंकि सब सेवा में भाई साहब सब बिजी थे, तो कई इनके प्रश्न उत्तर हैं, है ना, जो सुने भी नहीं है, ऊपर माइक नहीं चलता था या बिजी रहते थे, तो वो सब आपसे पूछना चाहेंगे पर्सनली ना। एक तो मेरा अल्सर है मल द्वार पे, और उसमें ज़रा सा जैसे कुछ स्पाइसी तो खैर नहीं खाती और अब तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बट ज़रा सा जोर लगाओ तो ब्लीडिंग बहुत होती है। तो उससे मेरे प्लेटलेट्स वगैरह भी कभी कभी कम हो जाते थे। और एक लीवर सोराइसिस है, कोलेस्ट्रॉल भी हायर लेवल पे रहता है, वो जेनेटिक है, हमारी पूरी फैमिली में सब है। ये 3 प्रॉब्लम्स तो मेन हैं, और बॉडी एक्स पता नहीं उसकी वजह से रहती हैं कि क्यों रहती हैं, आई डोंट नो जी। और फिलहाल आप पिछले 4-5 दिन से, हाँ जी, किस प्रकार से फॉलोअप शुरू किया है वो थोड़ा ब्रीफ में बताइए। नहीं यही खा रही थी, पर मुझे जो पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा था मुझे जी, ठीक है जी। ग्रीन जूस वगैरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वो मोशन मतलब एकदम से क्लियर हो रहा था सारा जी। और मैंने नीमा भी लेके गई थी, पर वो मेरी डॉक्टर जिनसे मैं दिखाती हूँ जिनको, वो कहने लगे कि आप अगर ठीक से नहीं इंसर्ट कर पाए तो वो इंजरी भी कर सकता है आपको और ब्लीडिंग हो सकती है देन, दैट्स व्हाई। कोलेस्टेरॉल की मेडिसिन से लीवर के ऊपर इफेक्ट गया जी। लीवर सोराइसिस, फिर सेकंड स्टेज पे कोलेस्टेरॉल और ये कोलाइटिस, तो 3-4 समस्याएं। हमेशा शारीरिक व्याधियां, शारीरिक समस्याएं एक शुरुआत छोटे से होती है और उसमें हम अपने भोजन को संयमित ना करके हम क्या करते हैं, दवाइयों के सहारे जाते हैं। और ज़्यादातर दवाइयाँ बिना साइड इफ़ेक्ट्स के बनी नहीं हैं, पहली बात। एवरी मेडिसिन हैज़ ए 13 साइड इफ़ेक्ट एंड 10 इज़ ए मोस्ट पावरफुल। तो दवाइयाँ खाना मतलब एक रोग से अनेक रोग करना। और टेंशन में, बीमारियों में हमें कुछ ना कुछ आराम चाहिए, तो आराम के लिए, रिपोर्ट्स नॉर्मल के लिए हम दवाइयों के डिपेंडेंट हो जाते हैं और कोई चारा नहीं बचता हमारे लिए, मजबूरी में लेते हैं दवाइयाँ। और हर एक मेडिसिन्स जो हैं वो एसिडिक लेवल है उनका, हमारी बॉडी मांगती है अल्कलाइन लेवल, जो खीरा, ककड़ी, गाजर, बीट ये सारी चीज़ों से हमें मिलता है। अब ये चीज़ें खाते खाते एक से अनेक बीमारियां आ गई। फिर इस प्रथा में, इस भोजन के जीवन शैली में हम जब सेट होने का प्रयास करते हैं, एक आयाम से दूसरे आयाम पर हम आ गए अचानक से, जिसमें कम्प्लीटली रो डाइट का ही कंसेप्ट है। और लोग कई बार प्राथमिक चरण में ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ जो रेसिपियाँ देते हैं, कच्चा भोजन जो भी खिलाते हैं या फिर पिलाते हैं, ये चीज़ें हमें बीमारियों से मुक्त कर रही है। एक्चुअल में बीमारी से मुक्त करने का काम आप
जो पका हुआ भोजन छोड़ देते हैं ना, उनसे शुरुआत होती है बीमारी से मुक्त होने की। और बीमारी की जड़ भी पका हुआ भोजन है। डॉक्टर साहब ने आपको बोला कि आप पहले ड्रिंक करते थे, अभी ड्रिंक तो हम करते नहीं, फिर भी लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है। मतलब हम आज तक ऐसा समझता है कि ड्रिंक, दारू पीने से लीवर खराब होता है। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी है कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ में जो हम जलकर, भूनकर, सेककर, बॉईल करके जितना जितना भी खाया है हमने, सात्विक को भी असात्विक करके खाया है, और इनसे बीमारियां आरंभ हुई है। सब्जियां भी देखो वेजिटेरियन में कही जाती है, लेकिन सब्जियों को जब आप उबालते हो, गरम कर देते हो, तेल मसाले डाल देते हो, तो बीमारियों से बचना मुश्किल है। 25-30 साल, 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक ये अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमने पका पका कर खाई तो बॉडी झेल लेता है, क्योंकि बॉडी के पास बहुत ताकत है हमारे शरीर के पास। तो आरंभ से, बचपन से लेके 35 साल तक पका हुआ भोजन, जिनको डेड फूड कहा जाता है, वो डेड फूड से तो हम बीमार हुए हैं, पकी हुई चीज़ों से। बाबा के बच्चे बनने के बाद तो प्याज लहसुन भी बंद हो जाता है, फिर भी पाइल्स, एनस के रिगार्डिंग समस्याएं, ये सारी चीज़ें आती है जो हमारी बुद्धि में भरा गया है कि ज़्यादा तेल वाला नहीं खाना, ज़्यादा मसाले नहीं खाना, ज़्यादा तीखा नहीं खाना, तामसिक प्याज लहसुन नहीं खाना, वो बीमारी लाता है। एक्चुअल में इस कैंप का लगाने का जो मकसद है वो ये बताना है कि कोई भी चीज़ सात्विक, नेचुरल हो, जो हम सुबह पकाओ, दोपहर पकाओ और शाम को पकाओ। आग लगाएंगे तो सेहत को आग लगेगी। इनसे हम बीमार हुए हैं। मैंने अपना एग्जाम्पल देके भी कैंप में बताया था कि 23 साल से बाबा के सभी धारणाओं में एकदम मजबूत, कुछ भी असात्विक चीज़ शरीर में नहीं गई थी, फिर भी बीमारियां आई थी। तो हमें यही समझ लेना है कि कम से कम 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना ऐसा प्रयास छोड़ा जाए जिसमें बहुत तीव्रता से भूख लगे, तब जाके कोई फल, सलाद, सब्जी खाना है, जो हम इनके बिना भी चल सकते हैं। कोई कहेगा 12 बजे डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, 2 बजे भी भूख नहीं लगती, तो खाने की आवश्यकता नहीं है। जब नहीं खाएंगे या फिर कम से कम खाएंगे, तब जाके बीमारियां ठीक होंगी। जैसे आपको लीवर सोराइसिस और दूसरा जो कोलेस्टेरॉल बताया, उसमें तो आप कच्चा भोजन खाते खाते भी वो बीमारियां आउट हो जाएगी विदिन 2 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स, चलो 3 महीने पकड़ लो। ये दोनों चीज़ें तो जानी ही जानी है। कच्चा भोजन ही दोनों टाइम शुरू हो गया। हरी पत्ती का जूस, जिनको भी कोलेस्टेरॉल है या इनके रिगार्डिंग कॉमन क्वेश्चन है ना, तो दूसरों को भी इनके साथ साथ आंसर, प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो कोलेस्टेरॉल और साथ में ये लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है। ये सारी समस्याएं 12 बजे तक का फास्टिंग, एनीमा, और तीसरी कौन सी चीज़ बच गई, एनीमा, फास्टिंग और ग्रीन जूस, ये 3 चीज़ें हम लगातार कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो बीमारियों का जाना तय है। इनको भगाने की आवश्यकता नहीं है जी। अब रही बात एनीमा की, उस प्रश्न के ऊपर आते हैं। जब व्यक्ति को पाइल्स की तकलीफ होती है, फिशर होता है, फिस्टुला होता है, ऐसी सिचुएशंस में अगर सर्जरी थोड़े समय पहले अगर करवाई होती है, किसी ने 5-15 दिन पहले, ऐसे लोगों को एनीमा लेने की मना करते हैं। अल्सर है जिसमें घाव पड़े हैं, खून निकल रहा है, तो फिर एनीमा सिर्फ आगे के जो 2 छिद्र होते हैं शुरुआत के,
इतना ही पोर्शन बहुत ऑयली करके अंदर डालना है। थोड़ी कम मात्रा में एनिमा लेना है, 200 ml। लोग तो लेट कर 1500 ml या 1000 ml भी एक साथ में पानी डाल लेते हैं, लेकिन हमें स्मॉल क्वांटिटी में, डरने वाली बात नहीं है। एक चीज़ है, जो अल्सर हो गया है, छाले पड़े हैं, अंदर जो फंसा हुआ मल है, किसी किसी की आंतों में तो फंसा हुआ मल जैसे प्लास्टर की हुई चीज़ पड़ी है उस हालत में पड़ा हुआ होता है, हमें पता नहीं होता। 7 फीट की आंतें हैं, तो वो जब बाहर निकलने का प्रयास करेगा तब जाके हमें थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, ब्लडिंग भी हो सकता है। ये सारी समस्याएं मैंने झेली है, ऐसा भी नहीं कि विदाउट एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ। गेहूं के लड्डू घी वाले बहुत खाता था, सेंटर पे भी घर पे भी। तो ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और आटा, ये सारा सेहत में घाटा लगाता है। और ये सारी समस्याएं, मैं जब बॉडी क्लींजिंग के लिए जाता था, मुझे याद है कई बार खून इतना निकल जाता कि 1-2 बड़े ग्लास भर लिए जाए, 200 ml के 2 ग्लास भर जाए, इतना ब्लडिंग होता था। 2017 की बात करता हूँ। और बाहर निकलने के बाद पैरों की हालत एकदम शून्य, इतना पैर में दर्द, रात को नींद भी ना आए। मेरे पास 2-4 मशीन भी पड़े थे, उस मशीन से थोड़ा मसाज करके, इतना शुरुआत में मुझे तकलीफ़ें हुई। और मेरी गलती तो बीच बीच में ऐसी भी होती थी तब कि मैं रात को रोटी खा लेता था, 1-2 रोटी, नहीं रहा जाता तो फिर आटा जाए, फिर वो घिस के कचरा बाहर निकले और फिर दर्द उठे। और मैं समझ गया कि अब ये चांस देने नहीं है। अगर आपको सुबह से शाम तक लिक्विड डाइट के ऊपर भी रह सकते हैं तो फिर ये जो सलाद, चटनी, गाजर, बीट चबा कर हम खाते हैं ना, ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना है। कोई बुजुर्ग हैं तो कहते हैं हमारे से चबाया भी नहीं जाता, कच्चा कैसे खाएंगे। खाने का कोई सवाल ही नहीं है, आप जूस निकाल लो मिक्सर में और फाइबर, इनको छान भी लो, कचरा सब हटा दो, जिनके कारण कचरा जाए ही नहीं, सिर्फ जूस जाए शरीर के अंदर, कम से कम रात तक तो। और इनसे कोई भी रोग हो, इसमें रिकवरी ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा कम एनीमा कर पा रहे हैं तो आपको आंवले का जूस, 3-4 आंवले का जूस बना लो, पी लो, अनार का जूस बना लो। ये सबके लिए सब अटेंशन देंगे, सारी चीज़ें सबको लागू होती है, क्योंकि यहाँ बीमारियाँ अनेक है, इलाज एक है। आंवले का जूस, 3-4 आंवले निकाल दिए, फाइबर बाहर, लिक्विड अंदर। अनार का जूस छिलके के साथ भी पी सकते हैं, छिलके को भी थोड़ा तूरा हो जाएगा, इनका स्वाद बिगड़ जाएगा, लेकिन कोलोन को क्लीन करने में आपको आराम मिलेगा। दूसरे लोग जो हैं उनको सिर्फ अनार का जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। किसी को हेवी कॉन्स्टिपेशन है तो फिर सबको थोड़ा बहुत छिलका भी डाल के जूस निकाल के आप पी लो, इनके कारण भी कोलोन क्लीन होगा। तो आंवला, अनार, तीसरा एलोवेरा। एलोवेरा भी अगर गमले में है थोड़ा काट लो, थोड़ी सी वो रेड अर्क निकलता है, येलो अर्क निकलता है, उनको निकाल दो उल्टा लटका के, फिर उनकी गर्भ निकाल के थोड़ा सा उसमें लेमन डालो। लेमन और एलोवेरा दोनों को मिक्स करके ग्राइंड कर दो, मतलब एलोवेरा की जो कड़वास है वो चली जाएगी। और ये भी हाँ, पानी के साथ डाइल्यूट करना है, थोड़ा 50% पानी भी रखना है, 50% एलोवेरा लेना है और आधा लेमन डाल देना है। और ये इंस्टेंट हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस भी देता है एलोवेरा, एनर्जी ड्रिंक्स भी कहा जाता है एलोवेरा को। और रामदेव बाबा जो है 200 प्रोडक्टों में एलोवेरा यूज़ करते हैं, हर चीज़ में एलोवेरा, हर चीज़ में एलोवेरा।
तो एलोवेरा अपने आप में कोलोन क्लीन में भी बहुत काम करता है। मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें उसमें भरपूर मात्रा में है। ब्यूटी प्रोडक्टों में भी आज एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। बाजार से जो एलोवेरा और जूस आता है वो ले सकते हैं, वो भी अच्छी कंपनी का हो। ज़्यादातर उसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं जिनके कारण 1-1 साल तक बोतल वैसे ही रहे। तो प्रैक्टिकली कहीं मिल जाता है तो पहला ऑप्शन ये लो। अंत में लास्ट में कुछ बात ना बने और पीने का मन करे तो ऑप्शन लो, और वो भी 1 आध महीना पी के देख लो, कोई दूसरी कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रही है तो लगातार कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एलोवेरा का जूस। बाद में एलोवेरा, अनार, आंवला, बेलफल, अगर बेल पत्तियाँ बिल्व पत्र बोलते हैं, यहाँ तो काफ़ी सारी हरियाली है आपके चंडीगढ़ में, तो बेल फल भी मिल जाता है और भी बढ़िया। आंतों को क्लीन भी करेगा, और अगर दस्त लगते हैं तो दस्त भी बंद करता है, और दस्त न लगे तो दस्त लगाता है, दोनों तरफ से काम करता है। मैं जो ये सारे जूस और सारी कंटेंट बता रहा हूँ, वो चीज़ें में से कोई भी 4-5 अल्टरनेट मिलते रहे, सबको इकट्ठा करके लिस्ट बना के सारे आ गए कि नहीं आ गए, ऐसे करके विशेष अटेंशन और दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि एनडीएस मतलब यहाँ से बिल्कुल हल्के रहो। कोई पूछेगा ग्रीन जूस में भाई जी पालक कितने ग्राम डाले, पुदीना कितना डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते 2 डाले या 4 डाले, ये सारा कन्फ्यूज़न हमें आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में जा के दिमाग में हो गया कि हर एक की मात्रा को और ग्राम वजन तोल के चीज़ें देख के करनी है। एनडीएस में मज़े की बात है, पूरा इंडिपेंडेंसी है। ज़्यादा आज पालक मिल गई तो पालक की मात्रा ज़्यादा रख दो, धनिया को कोई दिन मिल गया तो धनिया की मात्रा ज़्यादा रख दो, सहजन कभी मिल गया तो सहजन थोड़ा ज़्यादा डाल दो। हाँ, प्योर सहजन की जूस नहीं पीना है। उसमें अगर दस्त लगाने हैं, हमें किसी भी तरह से दस्त नहीं लगते हैं, हेवी कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें सहजन का जूस निकाल के लेमन वगैरह डाल के, हैं सूखा हुआ पाउडर भी डाल सकते हैं। 10-20% उनकी क्वालिटी कम होती है, लेकिन वो भी बढ़िया काम करता है। तो सहजन तो हड्डियों के लिए ज़बरदस्त है। 1500 कैल्शियम है सहजन के अंदर, जबकि भैंस के दूध में 250, गाय के दूध में 100-125 के आसपास, माँ के दूध में 80-90 के बीच में, जबकि सहजन में 1500। हमें झेल भी नहीं पाते 1500 कैल्शियम, इतना हैवी डोज, तो थोड़ी कम मात्रा में लेना है। दूसरी जो पत्तियाँ आती है, कड़ी पत्ता है, उसमें भी कैल्शियम 500-700 से ऊपर है ही है, और ये सरसों की पत्तियाँ हैं 3000 के ऊपर कैल्शियम है। तो सोचना मत कि दूध भाई जी छोड़ देंगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा, हैं? ये सरसों का साग हाँ पत्ते में भी डाल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये पत्तियाँ हेवी कैल्शियम रिच एंड सारे न्यूट्रिशन से भरी हुई है, माथू वगैरह भी ये सब वे डाल सकते हैं। अक का पान है, तंबाकू का पान है, गांजे का पान है, वो बोल, और क्या आता है, धतूरे का पान है। ऐसी पत्तियाँ हमें पता है कि ये यूज़लेस हैं हमारे लिए, पॉइजन है, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। कोई मेडिसिन में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। कड़वी पत्तियाँ जो भी हैं, वो चाहे करेले की पत्तियाँ भी हो, मेथी की पत्तियाँ भी हो, जिसमें कड़वाहट है, उनको 2-4 दिन के लिए कभी कभार एक बॉडी डिटॉक्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए खाने लायक पत्तियाँ नहीं है। तो उसी हिसाब से ये सारे जूस बना लिए। पपीते का जूस बना लो, या फिर सीधा डायरेक्ट पपीता खा लो। फिर पालक का जूस पी लो, पेठे का जूस पी लो, अमरूद का जूस पी लो। ये पत्तियों के साथ नहीं, अलग से बनाकर। पत्तियों में ये इंडिविजुअल में बता रहा हूँ, हर एक का अपना अपना। पालक का तो अपना एक ही बनाओ, एलोवेरा का अपना ही एक इस तरीके से बनाओ। सबको मेल जोल करके एक में डाल के नहीं पीना है।
ये जूस सारे रेचक जूस कहे जाते हैं, बॉडी क्लींजर, शरीर की सफाई करते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं, कैल्शियम भी बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाते हैं, खून भी पतला करते हैं। कितने सारी दवाइयाँ जो साथ मिलकर नहीं कर पा रही है वो पत्तियाँ कर पा रही है। और हम पत्तियों के सामने भी कभी देखा नहीं कि ये इतनी बड़ी औषधियाँ हमारे आगे पीछे खड़ी है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। ये पत्ते पीपल वगैरह के भी डाल सकते हैं। पीपल के पत्तियाँ भी, अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यू है तो जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। हैं? ये पत्ते बहुत हैं हमारे। हाँ जी बिल्कुल, वो भी डाल सकते हैं। वो भी डाल सकते हैं। किसी को पीसीओडी प्रॉब्लम है, मासिक संबंधी समस्याएं बहने को, तो पीपल के पत्ता तो एक औषध है उसके लिए। तो हर पत्तियां जो पशु आहार में ले रहे हैं, सारी पत्तियां हमारे मिक्सर में डाल के घोल बना के अदरक, लेमन या आंवला मिक्स करके, ज़्यादा मसाले वसाले डालना नहीं है। जो कि कई बार क्या होता है, लोग शिविरों में, हमारी शिविरों में तो मसाले नहीं डालते, लेकिन थोड़ा चटपटा देने के लिए उसमें गुड़ डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, ऐसे करके एकदम खट्टा मीठा तीखा ऐसे बनाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ इस शिविर में हमने टेस्ट को महत्व नहीं दिया, क्योंकि आपका ठीक होना ज़रूरी है। टेस्ट थोड़ा कम लगे तो भी चलेगा, आपको ग्रीन जूस अच्छा ही लगा होगा, कोई टेस्ट ऐसा नहीं था कि जो मुंह में न जाए, बहुत टेस्टी। बरोबर। तो ऐसा ग्रीन जूस आपको घर पे रेगुलरली बनाना है। हरी पत्तियों का जूस, जो अभी काफ़ी सारे जूस में बता रहा हूँ, उसमें से ये जूस भी साथ में जोड़ लो, हरी पत्ती का जूस। बाद में सहजन का अकेले का जूस थोड़ा सा आधा ग्लास बनाकर पी लिया कभी कभार, बहुत पेट में गड़बड़ है, अफारा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत है, उसकी फली भी डाल सकते हैं बीच में। फली भी डाल सकते हैं। थोड़ी मात्रा में डालना है, जिनके कारण हमें बार बार टॉयलेट विजिट न करनी पड़े, क्योंकि ये सफाई तुरंत करेगा। मैं पी लूँ तो मेरे को भागना नहीं पड़ेगा। इनका कारण है कि आंतों में कोई गंदगी है नहीं, तो वो तो सीधा खून में जाएगा और कैल्शियम बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जब तक हम तो शुरुआत है हमारी ये, तो खाएंगे तो पहला काम वो सफाई का करेगा, तो हमें भागना पड़ेगा। और कई बार हम परेशान भी हो सकते, कहाँ गए हैं, आए गए हैं, तो ये दिक्कतें ना आए। रात को पी लो कोई बात नहीं, रात को 2 बजे भी जाना पड़े तो टेंशन नहीं। तो इस हिसाब से ले सकते हैं सहजन की पत्तियों का जूस। नींबू पानी, लेमन वाटर बहुत बढ़िया है। आज तक तो मेहमानों को हम शुगर डाल डाल के पिला रहे थे। लेमन वाटर में कभी भी शुगर डाले बिना, थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए बिना क्या डाल सकते हैं, खजूर, शहद डाल सकते हैं। शहद शहद डालने में कोई मना नहीं है एनडीएस में, लेकिन थोड़ा एक्यूरेसी पे जाएंगे तो शहद भी ना यूज़ करे तो अच्छा है। हाँ देखो, एनर्जी ड्रिंक्स थोड़ा बनाना है तो शहद फ़ायदा करता है, थोड़ा एनर्जी फील कराता है। लेकिन शहद भी आता है मधुमक्खियों से, तो मधुमक्खियाँ अपने बच्चों के लिए बनाती है, तो हम उसमें से क्यों अपना वो करें, कंट्रीब्यूट करें उनके साथ। और आजकल तो बाज़ार में शहद लेने जाएंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है, उल्टा शुगर के कंटेन आते हैं, डुप्लीकेट ही आते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां जिनकी पूरे भारत में नामना है, ऐसी कंपनियों के लेबोरेटरी टेस्ट फेल हुए हैं, इसलिए शहद का भी एवॉइड करें। पेठे का जूस है, वो भी बढ़िया, बेस्ट क्लींजर है, वो वाइट वाला बहुत बढ़िया है, सफाई के लिए भी, साथ साथ में एनर्जी के लिए भी। कि लीवर सोराइसिस में भी लोगों की बीमारियां गई है एनडीएस से, होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये जो अनीमा कर रहा है उसमें आरओ वाटर लेना है, सिंपल प्लेन वाटर ले सकते पानी हैं की टंकी भी काफी पानी मिलता है, या जी। फ्रेश वाटर भी होता जी। है। फ्रेश वाटर जो हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं वही पानी लेना है, कोई लंबी चौड़ी झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ दीदी बोलिए। मीठा होता है, स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जी। हाँ कभी कभार यूज़ कर लिया, डजंट मैटर। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस कहा जाता है कि भूखे पेट भीड़ में जाना नहीं है, दूसरों के कांटेक्ट में आना नहीं है।
उनके लिए आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। ये है मेडिकल साइंस की थियरी। और एनडीएस की थियरी कुछ ऐसी है कि जब तक आप क्लीन नहीं हुए हो, अंदर गोबर पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो आपको इन्फेक्शन लगने के भूखे पेट चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, जब यहाँ कूड़ा नहीं, जब यहाँ पेट में कूड़ा एनिमा से निकाल दिया, या फिर मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको जूस, टमाटर का, लौकी का, ये भी क्लींजिंग जूस है। तो ये जूस पीते पीते हमने अपनी आंतों को साफ कर लिया, एनिमा जितनी भी मात्रा में लेते लेते साफ कर दिया। तो फिर आप कितनी भी भीड़ में जाओ, भूखे पेट जाओ, आप इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। और हमने तो कोरोना के टाइम में पूरे ग्रुप ने, हमारे पड़ोस में ही एक छोटा सा शहर था, उस शहर में हम 15 दिन रुके थे, और उस शहर में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट थे। हर घर में कोरोना के पेशेंट थे, हर घर में गए थे हम, हर घर में। लोग डरते थे, हमारे पास मत आओ। ये बीना बहन खड़ी है, शूटिंग कर रही है, उनके बड़े पापा को कोरोना हो गया था, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया था। घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे थे। हाँ घर वालों ने भी दामन छुड़ा लेते हैं उस टाइम में, तब पता चलता है कि हम तो अकेले हैं। तो उन दौरान उनको थोड़ा सा सिकनेस आ गई, मेंटल सिकनेस भी आ गई कि यार सब छोड़ के जा रहे हैं, बोलने को, बाजू में बैठने को भी तैयार नहीं है। उसमें वो इतने अंदर से हार गए और मेंटली भी हार गए, तो उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी डाउन आ गई थी। हमारी बीना बहन गई अंदर, बड़े पापा को गले लगाया। जैसे ही गले लगाया ना, तो वो अपना रोना बंद ही नहीं कर पाए। बेटा इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? तो बोली कि मैं एनडीएस करती हूँ, आत्मबल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ग्रीन जूस पीती हूँ। जो जीव हरी पत्तियों का सेवन करता है उनके लिए कोई खतरा, संक्रमण के चांसेस 0 हो जाते हैं। और मैंने कोरोना काल में जो परिवार को सहायता देनी है, जैसे भाई जी ने कहा ये 10,000 रुपये है, उस फैमिली में आप दे के आओ, बेचारे को पैसों की कमी है, धंधे बंद हो गए। मैं यहाँ से ले उनके घर पे जाता, उनके हाथ में थमाता, 1 घंटा बैठता, एनिमा के बारे में बताता, थोड़ा डाइट के बारे में बताता, खुश हो जाते। बोला 15 दिन से कोई मिलने के लिए आया ही नहीं है। पूरे परिवार इन्फेक्टेड थे उन टाइम में, 4 लोग हैं तो चारों 4। ऐसी हालत में हमने सेवाएं बहुत ज़बरदस्त रीति से की है, और उसमें से 14 पेशेंट ठीक हुए थे। 14 पेशेंट जिनको रिकवरी अपने आप मिल गई थी। तो हर चीज़ में, कोरोना हो या कुछ भी। जी, यस वेलकम। लीवर डिटॉक्स के लिए मूली का पत्ता या मूली, ये कहा जाता है नेचुरोपैथी में कि ये ज़्यादा फायदेमंद है। डाल सकते हैं, अलग से भी खा सकते हैं। ये मूली और मूली के पत्ते यूज कर सकते हैं, मैंने सुना नहीं। जी हाँ, कर सकते हैं, अलग से आप खाओ, अलग से। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है पत्तों के बारे में, कि अगर हमें कोई लिस्ट मिल जाए, कोई बुकलेट हो जिसमें वेरी सिंपली उसको किया जाए कि कौन कौन से पत्ते हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मिल ठीक है ना? तो क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहती है, मतलब वेरी सिंपल, कि कोई कंफ्यूज ना हो कि कौन कौन से पत्ते हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2, प्रैक्टिकल साइड ऑफ द थिंग, कि एज के हिसाब से कोई फ़र्क होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू एज। जैसे कोई छोटी एज के हैं, कोई बड़ी एज के हैं, जैसे मेरी एज बड़ी है, तो उसके हिसाब से हमें वेरी करना चाहिए कि या कोई फ़र्क नहीं है। 100 साल के ऊपर की उम्र के लोग इस पद्धति से ठीक हुए हैं। मतलब आपके 100 साल के ऊपर आप नहीं गए हैं? नहीं, अभी नहीं जाने की मर्जी है। अगर एनडीएस फॉलो करेंगे तो एक आपका 100 साल होना तय हो जाएगा, या फिर संगम युग पूरा करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो साधक थे, पेशेंट थे, वो 90 साल में, 100 साल में एनडीएस फॉलो किया और फिर मरने का नाम नहीं ले रहे थे। एक बुढ़िया
100 साल की जो इनकी खुद की बहू की बहू वो हमारे पास आती थी और कहती थी कि मेरी सास को एनडीएस मेरी सास ने शुरू करवा दिया, सास की सास को एनडीएस मेरी सास जो करवा रही है, तो भाई जी हम तंग हो गए हैं। मैंने कहा क्यों तंग हो गए हैं? बोला 2 दिन में मरने वाली थी और अब महीना हो गया मरती नहीं है। सुनने लगी थी, सुनना देखना सब बंद हो गया था। एनीमा किया और हरी पत्ती का जूस पिलाते रहे, तो जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने कहा देखो ये हरी पत्तियाँ और सब्जियाँ और वैसे जूस हैं तो उनकी लाइफ बड़ी हो सकती है और धीरे धीरे करके 3-6 महीने ऐसे रखेंगे तो दूसरे 4-5 साल आराम से चल फिर सकेगी। और फिर वो बेचारे इतने 5-10 साल से सेवा कर रहे थे, बेड हिडन थी वो, तो जायज़ है कि लोग सेवा करते करते भी घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने छोटी बहू ने क्या किया, रात को इनको खिचड़ी और दूध मिल्क प्रोडक्ट सारा घोल बना बना के नलियों से देने लगी। 10-12 दिन में केस तमाम हो गया। तो अनाज अगर देंगे, मुझे वो पूछने आई कि भाई जी आप अनाज क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने कहा मरीज को अनाज देंगे तो जल्दी चला जाएगा, वो तो दे ही नहीं सकते। तो उनको बात पकड़ में आ गई। तो इस हिसाब से आपको कोई निश्चिंत होके ठीक है, कोई भी उम्र हो कर सकते हैं। नंबर 3 मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ द थिंग। अब जैसे हम लोग आते हैं, हम आते हैं इधर तो भोग लगता है। अच्छा भोग में तो भोग में तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या मिलता है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? अब जैसे मैं इधर आती हूँ, मैं पहले क्या करती थी कि भोग घर ले जाती थी और वो थोड़ा थोड़ा करके कई दिनों में खाती थी, मतलब इकट्ठा नहीं। अब मैं इधर ही खाती हूँ। अच्छा उसके खाने से मेरे को थोड़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि अब जैसे सेवियाँ बनी हैं या दूसरा, उसमें मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो कि उसमें क्या डालते हैं। मेरे को लगता है कि रिफाइंड डालते हैं। एक तो रिफाइंड के बारे में आप बताइए, कि मैं तो रिफाइंड के बिल्कुल डेडली अगेंस्ट हूँ, कभी यूज़ नहीं किया घर में। अच्छा, और दूसरा ये है कि वो प्रॉब्लम उस भोग का कैसे करें कि अब वो तो देखो ना हफ्ते में एक बार तो पक्का ही है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? सास टोलियाँ भी जी। जो परमात्मा को प्रसाद कहते हैं ना, प्रसाद जी, प्रसाद मतलब परमात्मा का बनाया हुआ प्रसाद। केला, अमरूद, आम, एप्पल, ये रियल में प्रसाद है जी। हम जो बनाते हैं इसमें भावनाएं सम्मिलित हैं, अच्छे वाइब्रेशंस हैं, लेकिन शरीर का जो धर्म है इसमें खास करके बीमार व्यक्ति का, वो कभी भी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और बीमारी भी देगा, ये 100% तय है। तो हमारे 5-10 लोगों के लिए अलग से पहली बात तो दीदियाँ अगर केला या कुछ ऐसा रख दें प्रैक्टिकली, मैंने तो सजेस्ट भी, हाँ फ्रूट देते, लेकिन बहुत थोड़ी होती है वो इतना सा पोर्शन होता है, देखिए ना, है ना, प्रसाद इतना सा होगा और वो जो केला है वो इतना सा होगा। हाँ, मैंने तो कई बार सजेस्ट भी किया खाना चाहिए। हाँ, वो कम होता है, ये तो बात सही है। सत्यनारायण के प्रसाद भी लेने जाएंगे तो सीरा ज्यादा होगा और अनार के दाने कम होंगे। तो ये तो हर एक पैटर्न पड़ गया। द्वापर युग से हम जब आग का इन्वेंशन हुआ तो प्रसाद सारा आग से ही बना रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अगर सारे गांव में कांटे बिखरे पड़े हैं तो उसके ऊपर कुछ बिछा नहीं सकते, जूते डाल लो। चप्पल डाल लो आप, तो सामने वालों को भी समस्या नहीं और हमको भी नहीं। या फिर स्वीकार कर लो भोग का, क्योंकि बहुत प्यार से बनाते हैं। आँखों को स्पर्श करा के ऊपर चढ़ा के यहाँ नहीं डालना है,
घर पे लेके जाओ, हाँ, दूसरे छोटे बच्चे या जो उनको डाइजेस्ट बांट कर दो। सके उसमें उनको बांट बांट दो। हाँ, दो। ये समस्या का हल है। हम गए थे शीर्षा में, ये शिविर 4 दिन की लगी। अंत में बिंदु दीदी ने कहा नेक्स्ट गुरुवार से 2 भोग बनेंगे, एक होगा रो और एक होगा पक्का, तो जिनको वो लेना है वो ले ले, ये लेना हाँ, है। ये है हल इसका। ऐसा सॉल्यूशन हाँ, उन्होंने होना ऐसे चाहिए। जहाँ भी जाते हैं। हाँ, अभी औरंगाबाद गए तो वो दीदी ने भी संकल्प किया कि हम हर गुरुवार को कुछ न कुछ केला या अमरूद या कुछ सीजनल फ्रूट्स रख देंगे अलग से, जिनके कारण जिनको उस तरफ जाना ही नहीं है बिल्कुल ही, जी। तो वो इस तरफ आ जाए। अच्छा, तो ये सॉल्यूशन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन मेरा ये है अबाउट द बैरिएट्रिक सर्जरी। अब हमारी बहनें बहुत सारी हैं जो बहुत तगड़ी हैं, तगड़ी कहूँ या कमज़ोर है, ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो मतलब अपने जो है अपनी संस्था से भी लोग भाग रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए। हाँ, कि ये ऑपरेशन करा लेंगे तो पता नहीं क्या स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ, तो इस चीज़ पे आप ज़रा करें कि इसको ज़रा रोक दिया जाए तो ना बहुत अच्छा होगा। हाँ, हाँ, पहली बात, किसी के पास ऐसा कोई न्यू डाइट सिस्टम वाला रास्ता नहीं था कि जिनसे बचा जाए। पहली बात तो अच्छे स्वास्थ्य के नॉलेज से अज्ञात थे, पहली बात, इसलिए हमें तो कोई ना कोई एक्शन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए इमरजेंसी में हम सर्जरी करवाएं, दवाइयाँ खाएं, इंजेक्शंस लगाएं, बराबर, ये 3-4 रास्ते अपनाते हैं। और उस तरफ जाने से फायदे तो है नहीं, उल्टे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। इट्स टेरिबल। हाँ, इट इज टेरिबल, सिंपली टेरिबल। दीदी बता रही थी कि कुछ बैरिएट्रिक ऑपरेशन किया और बाद में थोड़े इश्यू और बढ़ गए, तो फिर वो सारी चीज़ें जो सर्जरी करवाई थी इसको फिर से रीलॉक करवाना पड़ा, खोलनी पड़ी। तो ये सिचुएशन सारी हैं। और मैंने तो काफ़ी सारे केसेस में देखा है कि बैरिएट्रिक करने वाले बचे भी नहीं, बिल्कुल से भी हाथ धोना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल। है। और ना इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, यस, वेरी एक्सपेंसिव। वो सारा बिल जो अगर आप कलेक्ट करें और बाकी जो ऊपर लोग सेवा करते हैं उनका भी टाइम लगाएं तो वो तो लाखों में पहुंच जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक चीज़, इस चीज़ का मैं तो जब माउंट बाबू भी गई थी ना वहाँ भी कह के आई थी, लेकिन कोई एक्शन दिया। मैंने कहा कम से कम ये प्रैक्टिकल आप अपनी बहनों को इकट्ठा करके करो। जी, हाँ, भाई तो बहुत कम हैं जो मोटे हैं, लेकिन बहनें हैं जो तगड़ी हैं, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, जी, उनके लिए मेरा ख्याल ये बहुत बहुत कारगर हो सकता है बिल्कुल। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। हाँ, और हमारे पास एक डॉक्टर पत्नी आई थी, सर्जन की, मास्टर ऑफ सर्जन MS, और इनको 4-5 ऐसे सिम्टम्स आए बैरिएट्रिक से, और पूरा एक वीडियो 1 घंटे का बनाया था। इतनी तकलीफ़ें, इतनी पीड़ाएं, आज तो है भी नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि एक डॉक्टर की पत्नी होने के नाते मैं बता रही हूँ कि कभी भी कोई भी व्यक्ति बैरिएट्रिक करने का डिसीजंस अपने जीवन में न ले। लेकिन NDS अभी चारों तरफ फैल रहा है। जब तक NDS सभी की दिमाग में बैठ जाएगा तो 171 kg की आपकी चंडीगढ़ की बेटी मुस्कान करके आई थी, 35 किलो वजन हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर 3 महीने में कम करके गई। उनके साथ उनकी एक बहन कजिन भी आई थी, उन्होंने 25 kg के आसपास कुछ वजन कम कर लिया। तो उनका वजन 100 के आसपास था, तो 20-25 kg कम हुआ तो एकदम ब्यूटीफुल बन गई। और चालू शिविर थी हमारी, 31 को शुरू थी शिविर, उन दिन उनकी सगाई हो गई। लक्ष्य था सगाई लग्न करना, तो इनका हो गया। उनके साथ जो आए बहन, उनका 35 किलो कम हुआ, लेकिन 130 के आसपास रही। लेकिन 130 भी देखो लौकिक प्राप्तियां करने में भी बाधा है। तो फिर अभी वो समाचार मिला कि और 3 महीना वहाँ रुकेगी। तो विदाउट बैरिएट्रिक हमारे यहाँ होना चाहिए। चैलेंजेबल जो केसेस है वो भी सोल्व हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हर चीज का सॉल्यूशंस हैं NDS में, डाइट में। लेकिन डाइट में दिक्कत क्या है, यहाँ डॉक्टर को कुछ करना नहीं है, डॉक्टर को सिर्फ सजेशंस देने हैं। प्रैक्टिकली खुद को करना है, कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है।
तो खुद के प्रयास से तो खुद स्वस्थ हो ही जाएंगे, क्योंकि खुद के प्रयास से खुद बीमार हुए हैं। बीमारी का कारण और कोई बाहर है नहीं, खुद का ही प्रयास है, गलतियां जाने अनजाने में। तो ठीक भी आप ही हो सकते हो। तो इस तरीके से रसाहार करके, फलाहार करके, निर्जला उपवास करके, एनिमा लेके, ग्रीन जूस पी के ही सेहतमंद हुआ जा सकता है। और पका हुआ भोजन छोड़ के तो हर समस्याएं समाप्त हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, जैसे अरिथमियाज वगैरह, तो उसमें ये है कि अगर ऐसे करेंगे तो इट कैन बिकम वर्स। तो ये हर्निया वगैरह होता है। हर्निया नहीं, अरिथमिया, उसमें क्या होता है? इरेगुलर हार्ट, जी, हार्ट की रेट जो होती है ना वो इरेगुलर हो जाती ठीक है। जी, ठीक है। हाँ, तो हार्ट उसमें रिलेटेड जो इश्यू हार्ट है, रिलेटेड इश्यूज जी, जो जी, हैं जी। वो वाले। हमारे यहाँ 95% ब्लॉकेजेस वाले केसेस भी आए हैं, जिनको डॉक्टरों ने तुरंत ही 1-2 दिन में सर्जरी को बोला है। टोटली बॉडी रीजेन्युएट प्रोसेस में लग जाती है पहले दिन से। तो ये हो सकता है कि कभी कभी बीमारियां इतनी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पहुंच जाती है और आपने 2 दिन से एनडीएस शुरू किया, लेकिन इनकी बैड इफेक्ट अभी शरीर में इतनी जमा है कि इनके इफेक्ट कभी भी इमरजेंसी में आ सकते हैं। और हमारी एक कहावत है कि कौवा बैठा डाली के ऊपर और डाली को टूटना था। तो वैसी सिचुएशन में पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कच्चा खाया, जूस पिया और मेरे को देखो ये हो गया। इनके बदले 2-2 चपाती खाती थी, वो ठीक था। लेकिन पुरानी इफेक्ट, पास्ट कर्मास इतने डिपॉजिट पड़े हैं कि उनका रिएक्शन तो कभी भी आ सकता है। लेकिन आपने एक मार्ग सही चुन लिया कि यहाँ से रिवर्स होने के 100% चांसेस हैं। वो चाहे कितना भी क्रिटिकल हार्ट रिलेटेड इश्यू हो, उसमें भी पेशेंट ठीक होने की संभावनाएं पूरी तरीके से है। पूरी ऑनेस्टी से करे, कोई भी चीज़ छोड़े नहीं। एनिमा, उपवास और ग्रीन जूस, तीनों चीज़ों को अपनाएं और पका हुआ सारा चीज़ छोड़े, मिल्क प्रोडक्ट छोड़े और अनाज दालें छोड़े। इतना कमिटमेंट चाहिए। हाँ, नहीं कुछ बैलेंस। बस समझो बहुत भूख लगती है तो ग्रीन जूस पीने के बाद तुरंत ही 15-20 मिनट के बाद भी ले सकते हैं, और 1-8 घंटा 2 घंटा बीच में गैप रखो तो ये सबसे बढ़िया है। जी, दूसरा क्या, इन केसेस में जिधर हमें थोड़ा खतरा है तो वहाँ थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मिक्स करके दोनों देखो, चीज़ें ना। एक दामन छोड़ते हैं, दूसरा दामन पकड़ते हैं। हाँ जी। तो बिजनेसमैन भी क्या होता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जब ट्रांसफर होता है तो एक झटके से नहीं होता, झटके से नहीं होता, बिल्कुल बरोबर है। तो वैसे कर सकते। तो दिस हैज टू बी ए ग्रेजुअल थिंग। यस, ग्रेजुअल करनी चाहिए, जिनके पास मेंटल फियर ना रहे। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा ये जो अल्जाइमर और पार्किंसंस वगैरह ये डिजीजेज हैं, क्या इनमें भी कुछ हेल्प मिल सकती है? जी, अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, और काफ़ी सारे पेशेंट आ गए हमारे पास। हाँ जी। और उसमें भी मानो 5 दिन में, 10 दिन में जैसे फॉलो करना शुरू किया। एक 75 इयर्स ओल्ड मैन आए थे हमारे यहाँ, तो 5वां दिन आया और सीढ़ियाँ उतरने लगे अकेले। उनका एक रिलीवर भी आया था, हर बार हर जगह हाथ पकड़ के चलता था। 4-5वें दिन आराम से, देखो बैलेंस जो 100% जो बनता है हेल्दी बॉडी में वैसा नहीं था, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि आराम से, हमारे रील्स में भी है उनके जो नीचे उतर रहे हैं ऐसे सीन्स भी हैं। तो इंस्टेंट 10-15 दिन में रिकवरी शुरू हो जाती है। मतलब ये नहीं कि 100% आपका 2-3 महीने में चला जाएगा। जी जी। इनके लिए आपको लंबा समय तक इंतजार करना पड़ेगा, 6-8 महीने, तब जाके 100% के ऊपर पहुंच सकते हैं या फिर 90% के ऊपर पहुंच सकते हैं। वो भी बेटर है हमारे लिए। बिल्कुल ही ना मिले, उनके बदले आप 80% भी रिकवरी फील करते हो इस उम्र में, तो इनसे बड़ी कोई सौगात है नहीं विदाउट मेडिसिन। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। गाजर वगैरह बड़ी हार्ड है, मुझे खाने में प्रॉब्लम है। उसकी सूडी टाइप बना के ले सकते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी बताया ना कि हर चीज़ बड़ी उम्र वाले जो चबा नहीं सकते, उनकी मोस्ट ऑफ द कंप्लेन हमारे पास यही रहती है, भाई जी आप रो डाइट तो कहते हो लेकिन रो डाइट खाए कैसे?
दांत साबुत है नहीं, चबाने जाएंगे तो आर्टिफिशियल दांत है, उसमें भी वो मज़ा नहीं आता। तो कोई ज़रूरी नहीं है चबाने का। शायद भगवान ने इसलिए ही दांत ले लिए, अब चबाने की ज़रूरत नहीं है, अब छोड़ दो। फिर भी इंसान इतना होशियार है कि भगवान को लगा कि ये इनका पेट खराब हो गया, दांत निकाल दो। और पेट खराब है, दांत निकाल दिए। तो चतुर इंसान फिर डॉक्टर के पास गया कि झूठे दांत बना दो। झूठे दांत बनाकर चबा चबा कर खाने लगा, तो बीमारियां और भी बड़ी है। भाई जी मुझे ना शुगर की प्रॉब्लम है जी। तो मेरा काम है होटल लाइन का। ओके जी। सुबह से लेकर रात तक मुझे भागना पड़ता है, जी तो मैं कैसे करूँगा? जी। ओके। और कई बार तो रात को 2-2 घंटे ही सोता है। अच्छा जी। ये ऐसे भी है ना हमारी लाइफ में। तो 200 तक शुगर रहता है मेरी। ठीक है। 200 तक रहता है। जब लास्ट टाइम मैंने चेक कराया था 160 था खाली पेट। 160। ओके जी। ओके। तो एक्चुअली मुझे पहले एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद 1 साल के बाद जब मैं रोड निकालने गया ना, तो 350 बुखार आ गया, अपना शुगर आ गया। जी। तो अपना 16 सेक्टर वाला ने उन्हें टीका लगा दिया, हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद से फिर बाहर आके फिर शुगर को कंट्रोल किया, दवाई भी चल रही है मेरी। फिर कोविड में भी पीजीआई में दिखाया तो उन्होंने दूसरा दवाई दिया, कहते ये सस्ता वाला दवाई आपने खाना है। जी। तो मैं ये सोच रहा था किसी भी तरह मैं दवाई बंद कर दूँ, ठीक है जी। मेरी ये सोच है खाली। आप शिविर में थे या आज पहले दिन आए हैं? नहीं मैं तो 22 साल से ज्ञान में चलता हूँ। ज्ञान में शिविर में तो मैं तो था ऊपर, जूस वगैरह मैं तो बनाया था। शिविर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एनडीएस में कहा जाता है कि शुगर को भगाना बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का सबसे पहले बीमारी शुगर भागती है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। और भागना होता है, दौड़ना होता है, इमरजेंसी रहती है, चलो हाँ, ये पूरी रात भी खड़े रहना पड़ता है। उसी हालत में पहले तो आराम कम से कम 4-6 घंटे तो होना ही होना चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे बॉडी को, इतनी इमरजेंसी में लाइफ में भागते रहेंगे, तो सेहत के लिए तो खतरा और भी है। अपने को 4-6 घंटे तो साइलेंट मोड में जाने ही देना है, क्योंकि नींद से बड़ी औषधि और कोई नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल गलत है, तो कहा जाता है शुगर है वो आपकी लाइफस्टाइल गलत है, उनके रिलेटेड ही है। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये जिम्मेवारियों का बोझ है, थोड़ा सा डिवाइड करके, थोड़ा प्लानिंग करके, आगे पीछे करके थोड़ा बोझा कम करना है। क्योंकि भागा दौड़ी वाला जिंदगी जो भी अभी वो कर रहे हैं, उनके जीवन में बीपी और शुगर वो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो अपने आप को थोड़ा साइलेंस जोन में जाने दे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो छोड़ दो या फिर कम कर दो, आधा कर दो, लेकिन वो भी हो सकता है साइलेंटली। जैसे मुकेश अंबानी है, ये अंबानी परिवार, पूरे भारत में प्लांट चल रहे हैं, फिर भी इतना हमारे पास हो तो हम फ्री ही ना हो 1 सेकंड के लिए। लेकिन किसी भी चीज़ को मैनेज किया जा सकता है किसी भी तरीके से, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि शुगर को भगाने के लिए जो हमने डाइट बताया है, सुबह एनिमा कैसे करना है वो आपको शायद पता होगा। नहीं, एनिमा मैं पहले करता था, तो उसके बाद ना करने के बाद जो बाथरूम आता था, उसके बाद कुछ सफ़ेद से निकालता था। जी। तो डर के मैंने बंद कर दिया था। किसी भी बात का डर नहीं रखना है एनिमा में। जी, आप थोड़ा माइक में बताइएगा, कोई बात नहीं। जब मैं एनिमा करता था ना सर जी, एनिमा करने के बाद प्रेशर आता था मुझे जी। उसके बाद पेट साफ होने के बाद ठीक 10 मिनट के बाद फिर दोबारा जाना पड़ता था, उसमें से सफ़ेद से ना बूंद, हाँ वाइट से निकालता, फिर मैं डर के मैंने बंद कर दिया। वो बड़ी आंत में हमारे यहाँ हाइड्रोकोलोन देते हैं, 40 लीटर पानी घुमा देते हैं एक ही बार में 40 मिनट में। इतने बड़े बड़े सफ़ेद पट्टे निकलते हैं आंतों में से, हमें पता नहीं कितना कचरा पड़ा है। तो जो बैड कोलेस्टेरॉल है बड़ी आंत में वो निकलता है, मतलब आगे जाके हमें कोलेस्टेरॉल का खतरा 0 हो जाता है। अच्छा। तो जो भी कैंसर पेशेंटों की आंतों से कीड़े निकलते हैं, और कभी कभी तो 6-6 इंच के कीड़े निकलते हैं बड़ी आंत से। और किसी को दूसरे हैवी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंटों को जब
हाइड्रोकोलोन देते हैं, एनिमा देते हैं, तो भी कीड़े निकलते हैं। एक किडनी पेशेंट को हमने एनिमा दिया था, तो लगभग हजारों की संख्या में इतने छोटे छोटे जीव निकले थे बड़ी आँख से, इतने छोटे छोटे, इनका फ़ोटो भी निकाला था। तो ये कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है बड़ी आँख। मैंने डॉक्टरों को पूछा था, वो उन्होंने किसी ने जवाब नहीं दे पाया। जैसे आज आपने बताया हिम्मत दी है, तो उन्होंने तो करे नहीं तो बंद कर दे, ये बात हुई। ज़्यादातर एनिमा एक डर का विषय बना देते हैं, और जो व्यक्ति एनिमा लेता है ना, उनको ज़्यादातर डॉक्टरों की आवश्यकता ही नहीं बनी रहेगी। सादे पानी का एनिमा हमने जो नॉर्मल रिफिल दिया है, हेल्दी चल रहे हैं, चलो यहाँ आए हुए हैं, हेल्दी चल रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कभी गैस हुआ, कभी एसिडिटी हुई, कभी थोड़ा बहुत कब्ज़ हो गया, ऐसे लोग भी ओनली एंड ओनली एनिमा भी करें तो आगे जाके 5 साल के बाद भी कोई तकलीफ़ आने वाली नहीं है। इतनी वंडरफुल और मैजिक चीज़ एनिमा है, जादुई डिब्बा हम उनको कहते हैं, जादुई डिब्बा, मैजिक बॉक्स। हार्ड नली वाला एनिमा यूज़ नहीं करना है, जो सिंपल हमारी जो नली यहाँ से दी गई है वैसा एनिमा हर कोई व्यक्ति 10 साल के बच्चों से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक हर कोई व्यक्ति सुबह उठ के पहला काम बाबा को याद करे, दूसरा काम एनिमा लेने का करे। कुछ एनस के रिलेटेड समस्याएं हैं तो थोड़ा थोड़ा एनिमा करे। बाकी एनिमा से जिनको अल्सर है, खून भी निकल सकता है, किसी को पाइल्स है तो थोड़ा पेन उठ सकता है, पैर दुख सकते हैं, किसी को कमर का दर्द है और एनिमा लेने के बाद ये पीछे का भाग एकदम दर्द करे, तो कोई किसी को पानी हेवी कॉन्स्टिपेशन है और पानी अंदर रुक जाए तो फिर यहाँ पूरा दिन दुखता रहे, हल्का हल्का दुख रहा है एनिमा लिया ना, तो पानी ऐसा है कि बड़ी आँख में चला गया थोड़ा बहुत, अब वो मल इतना पड़ा है पिघल नहीं रहा है और स्टोन है, उनके पीछे रुक गया है पानी जाके, तो निकलेगा नहीं, तो उनके वाटर करके तभी भी हाँ ल्यूकवार्म वाटर भी नहीं करना है, क्योंकि सादे पानी का एनिमा ही ज़्यादा प्रिफरेबल है। क्योंकि ल्यूकवार्म वाटर हमने जैसे पीने की आदत लगाई ना, वैसे अगर वहाँ एनिमा करने में भी आदत लगा देंगे ना, तो हमें तो सब इंस्टेंट ज़िंदगी है सारी, उनसे जल्दी सफाई होती है, तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। इमरजेंसी में डॉक्टर कहे, हमें भरोसा आता है ना, ऐसे पेशेंटों को हम सलाह देते हैं कि 15 दिन ल्यूकवार्म वाटर आप कर लो, जल्दी से आंतें साफ हो जाएगी, जल्दी से शुगर चला जाएगा। लेकिन क्या है, जब व्यक्ति को कहते हैं ना, तब उनको 15 दिन में शुगर भी चला जाता है, जल्दी से कॉन्स्टिपेशन की सफाई हो जाती है, फिर मज़ा आने लगता है। फिर 16वां दिन से डॉक्टर को पूछते नहीं, 16वें दिन से भी शुरू रखते हैं, फिर हल्का हल्का गुनगुना पानी यूज़ करते रहते हैं। इनके कारण फिर आंतों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, गुनगुने पानी से पैरासिस्टिक मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। इसीलिए सादे पानी का, अगर आपके खुद के ऊपर नियंत्रण है, पूरा संयम है कि नहीं 15 दिन के बाद 16वें दिन नहीं होगा, तो जाके ल्यूकवार्म वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एनिमा शुरू करो, निश्चिंत होकर, कल से नहीं आज से, कल करे सो आज करें। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ ना ले, पका हुआ तो बिल्कुल नहीं, न रहा जाए तो ऑरेंज जूस, नारियल पानी कुछ ले सकते हैं, न रहा जाए तो 12 बजे हरी पत्ती का जूस, या फिर हरी पत्ती का जूस ना लो तो हरी पत्तियाँ चबा लो सीधा, धनिया पालक अच्छे तरीके से चबा कर, फाइबर जाए अंदर तो भी ठीक है, थूक दो तो और भी अच्छा है। फिर किसी भी प्रकार के फल, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, कि इस टाइप के, केला है एक आधा, डरना नहीं है शुगर वालों को, मीठा फल खाएंगे तो शुगर बहुत ऊपर चला जाएगा। पका हुआ भोजन दोपहर को लेना नहीं है। शाम को ज्वारे की 2 चपाती, दूसरी तो कोई और समस्या नहीं है आपको, तो 2 ज्वारे की चपाती ले ली, विदाउट ऑयल विदाउट मसाला, कम से कम यूज़ करके सब्जी बना ली। सब्जी 80%, 20% अनाज, उस हिसाब से खाना है। छाछ, घी, मक्खन टोटली अवॉइड कर देना है। सेंधा नमक इस्तेमाल करना है। ये जो सी सॉल्ट है वो अपने किचन से सीधा नमक ही खाते हैं बस।
इतना करोगे। यूज कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट ब्लैक सॉल्ट। हाँ, ब्लैक सॉल्ट भी थोड़ा बहुत मात्रा में कर लिया, कोई बात नहीं। इस तरीके से सिर्फ 7 दिन करो। 7 दिन में शुगर अपना नाप लो। नहीं हो जाए ठीक तो ही फोन करना हमें। एक बात और पूछना था। हाँ जी। एनीमा मुझे कितने बार करना चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम, 3 वक्त। 3 दोपहर को तो हम ऑफिस में रहते हैं, सुबह 11 बजे जाते हैं, रात ऑफिस से को कब आते हैं? रात को 12-1 बजे जाते हैं मेरे को। सुबह आप 11। ऑफिस पे टॉयलेट बाथरूम की अलग से सुविधाएं हैं स्टाफ नहीं, के लिए? अलग से नहीं, वो स्टाफ के लिए होते तो हैं। सुबह 11 बजे जाते हो? हाँ जी। इन दौरान एक काम करना है, उठते हो कब आप? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे कर लो, 4 ठीक। साढ़े 4 के हाँ बीच में। रात को जब आओ तब एक बार कर लो। जी ऑफिस पे जाओ 11 बजे, जी। उनसे पहले आधा घंटा पहले कर लो। मतलब 11 बजे पहले ही कर लूँगा। पहले कर लो, ठीक है। 3 बार हो जाएगा 3 बार आराम हो से। गया। और जब भी जाओ 3-3 पॉट। और कितना मात्रा लेना है? 3 पॉट, 500 ml, 700 ml। हाँ, पहले मैं 500 ml ही लेता था पहले। 500 के बदले कभी कभार 1000 ml भी चला जाए तो हाँ, डरने वाली बात वो नहीं भी है। डालता था, वो भी डालता था मैं, सब और कुछ। चमत्कार देखो, दूसरे एक अलग से प्रयोग कर सकते हैं। करेला, ककड़ी और टमाटर, हाँ जी। तीनों को मिक्स करके हर रोज 1 गिलास पी लेना है 15 दिन के लिए। वो किस टाइम पर? करेला, ककड़ी, टमाटर वो ऑफिस के जाने से पहले। ठीक है। हो सकता है कि ऑफिस पे अगर थोड़ा सा दस्त जैसा कुछ लगे तो पहले 15 दिन में इमरजेंसी में टॉयलेट बाथरूम का हाँ, यूज वो तो करना पड़े, हाँ तो ये हो सकता है। तो ये जूस आप 15 दिन पियो। मीठे फल ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, कम, बहुत कम मात्रा में। और ज्यादा टाइम है आपके पास, ये जरूरत नहीं है। वैसे दूसरे जो किसी को शुगर है तो उनको ये काम में आ सकता है। करेला और कड़वी नीम दोनों का पानी में घोल करके पेस्ट बना लेनी है। बड़ा सा टबलर भरना है, दोनों पैर अंदर रख देने हैं। सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे। इंसुलिन भी ले रहे हैं, ऐसे लोगों के इंसुलिन भी बंद हो जाएंगे 15 दिन में। बरोबर, तो ये प्रयोग भी हम कर सकते हैं। 160, हमारी दीदी शीला दीदी जो औरंगाबाद आई थी, उनका 160 था। बाय गॉड ग्रेस दूसरे दिन 103 आ गया, 1 दिन में। चमत्कार भी होगा आपके साथ, हो सकता है 1-2 दिन में भी सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू। देखो ये कॉमन बातें हैं, सब लोग जानेंगे तो किसी को भी आप ये चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। अनीमिया के बाद कितनी देर में नहा सकते हैं? इमीडिएटली नहा सकते हैं? एनीमिया के बाद पहला तो 1-2 टबलर भर के नहाना ही जरूरी ही है। तुरंत नहा सकते हैं और थोड़ा तौलिया रब करना है, इनसे पोर्स खुल जाएं हमारे। तो विदाउट, हमारी धारणाएं हैं कि जब भी एनीमा करो या टॉयलेट विजिट करते हैं तो नहाते तो हैं, तो इस हिसाब से नहाना तो है। थोड़ा ठंडी की सीजन में थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करना है जिससे सर्दी न लग जाए। सर 3-4 साल पहले मुझे घर में ही जैसे ना थोड़े लंबे लंबे सांसें आने लगे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। एक डॉक्टर तो कहने लगे अभी एंजियोग्राफी, पहले तो उन्होंने मतलब ये किया, ये क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड अपना हार्ट का, फिर टीएमटी। उसमें आदत नहीं थी सैर की, तो थोड़ा मतलब उसमें जल्दी बंद हो गया वो जी। तो फिर वो कहते हैं एंजियोग्राफी करवाओ, तो मैंने नहीं, हमने डॉक्टर चेंज किया। तो उन डॉक्टर ने बस एक ही मेडिसिन दी और वो कहते हैं एंजाइना पेन है, ये ऐसी कोई बात नहीं, तो उससे ठीक है, एक ही टेबलेट में तब से लेती हूँ। तो फिर अब 1 साल से ना थोड़ा सा बीपी ज्यादा आने लग गया, जैसे 150। तो उन्होंने ये बीपी की भी एक टेबलेट दी और मैं ले तो रही हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि अब कैसे भी कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ उसको। आप एनडीए से भी फॉलो शुरू कर दिया है आपने? हाँ जी, अच्छे तरीके से? हाँ जी, विदाउट एनी मिस्टेक्स? नहीं की है मतलब अच्छे तरीके से 100% अपना देंगे। हाँ जी, 1-2 महीने 3 महीने के लिए। हाँ जी। तो बीपी की गोलियां तो यूं तो समझो बीपी मैंने 2 दिन से नहीं ली मेडिसिन, पर एक मन एनिमा में। लिया है? हाँ जी, एनिमा लिया है? हाँ जी, ठीक है जी। वो तो लिया, फास्टिंग भी किया है? फास्टिंग भी किया। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जैसे पहले ग्रीन टी पीने की आदत है, उससे पहले कई बार 2 दिन पी है। ठीक है जी, अब नहीं पीना है आगे के लिए। हाँ जी, थोड़ा 100% दे दो,
तो बीपी तो हमारे तीसरे चौथे दिन के बाद ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इनसे नॉर्मल होगा और उसमें गोली भी खा लेंगे तो डाउन भी चला जा सकता है। ये थोड़ा मॉनिटरिंग हाँ जी। अपना खुद का करना है। तो मैंने 2 दिन किया, 115 और बाय 60 जी इतना आया। तो फिर मैंने मेडिसिन अवॉइड कर दी, मैं क्या नहीं ले रही। मतलब तो फर्क दिखा आपको? बहुत फर्क दिखा, तो टोटल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हाँ जी। ठीक है ना। तो डॉक्टर पास तो जब भी जाओ ना तो मेडिसिन तो वो बंद नहीं करते। बिल्कुल। वो कोई भी, तो एक मन में भी डर बना रहता है, घर के भी बोल देते हैं सारे। बिल्कुल निश्चिंत होके करो, डर भी निकाल दो। और एक बात का ध्यान रखना है। हाँ जी। फिर आगे जाके दोनों नाव में पैर नहीं रखना है। दोपहर में कुछ दाल चावल खा लिया, कुछ ऐसे 19-20 ऐसा 19-20 नहीं करना है। हम सोच रहे हैं आज शाम को बहुत बार भूख लगती है। शाम को 6 बजे ले लो। ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ बीपी का इश्यू है तो तेल, घी, मिल्क प्रोडक्ट सारे बंद। हाँ, वो तो। और रात को बस थोड़ा सा एक ज्वार की चपाती खा ली, इतनी सी सब्जी ले ली, क्योंकि बीपी में तो ये करते करते भी बीपी चला जाता है। विदाउट ऑयल, विदाउट घी, मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं, गेहूं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उबली हुई सब्जी बना लो, कभी विदाउट टमाटर, विदाउट पालक के पत्ते सूप बना लो। तो ऐसी चीजें लेकर हमें गुजारा करना है। दोपहर में सलाद, चटनी जो आपने यहाँ सीखा होगा, ऐसी चीजें कंज्यूम करनी है। भूख लगे तो 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन पके हुए की तरफ दोपहर में भागना नहीं। इतना ध्यान रखो। दोपहर में नहीं खाना, मतलब दही भी नहीं खानी है। नहीं, जो उन्होंने ब्लड थिनर भी दिया हुआ है, फिर वो मैं लूं या ना लूं? हरी पत्ती का जूस 2 ग्लास पियेंगे। हाँ जी। तो ब्लड थिनर को भी बंद करो। नहीं, अपने आप बंद कर दे। अपने आप बंद कर दो। तो फिर मैं डॉक्टर डोंट वरी। और अगर आपकी बहू बेटी ने कहा मम्मी थोड़ा सा ये पराठा खा लो, थोड़ा तेल लगा हुआ, थोड़ा घी लगा हुआ, ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल होगी, तो मैं मना करूंगा कि आप दवाइयां बंद न करो। नो मीन्स नो। तो फिर दवाइयों का कोई रोल नहीं। अब 1 साल से ऐसे मुझे ना रात को इरिटेशन बहुत होती है जी। जैसे खारिश हुई बॉडी पे, तो फिर थोड़े से रैशेस से हुए जी, तो नींद नहीं आती है। मतलब जब तक मैं सिट्राजिन ना लूं, पर मैंने हाफ से स्टार्ट किया हुआ है। पहले तो 3-4 दिन निकल जाते थे, अब ऐसा भी 1 दिन के बाद ही लेनी पड़ती है मुझे, फिर सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है जी। तो ये गोलियां एक के बाद एक अपने आप बंद होती जाएगी, उनके लिए कोई विशेष कोई आइडियाज लगाने की जरूरत नहीं है। रात का खाना लेट नाइट नहीं लेना है, 9 बजे 10 बजे ये लेंगे ना तो थोड़ी तकलीफें हो सकती है। 6 और 7 के बीच में, 6 और 7, ज्यादा से ज्यादा 7:30 के अंदर ले लेना है। रात को 10 बजे सोने जाते हैं तो 3 घंटे पूर्व अपना खाना खत्म करना है। और मैंने जो बताया उस टाइप का भोजन आपका रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा करें कि दोनों टाइम कच्चा खा लिया, ये भी हो सकता है। अपने मन को थोड़ा स्ट्रोंग बनाना है, बीच बीच में सप्ताह में 1-2 बार फुल एनडीएस कर लिया। ये 4 दिनों से तो कुछ ऐसा खाया नहीं, मतलब कच्चा ही खाया बिल्कुल। कंटिन्यू अगर 30 दिन 60 दिन खींच लो, पॉसिबल हो तो सदा के लिए आराम मिल जाएगा, सदा के लिए सारी समस्याओं से। और रेजिज आना, दूसरे सिम्टम्स आना, जी मचलना, सब सुनिएगा। हाँ, सब कान खुले रखना दोनों तरफ से। कि सर्दी होना, जुकाम होना, फीवर आ जाना, नींद कम आना, सुबह सुबह 3 बजे 2:30 बजे नींद पूरी हो जाना, ऐसे ऐसे सिम्टम्स। यूरिन गाढ़ा येलो कलर का शुरू हो जाना, कई कई लोगों को तो मेनोपॉज और ये इस टाइप के होते हैं तो खून भी निकलना, बलगम बार बार बनना, ये सारी समस्याएं आपको आ सकती है। इट्स ए साइन ऑफ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, इट्स नॉट ए डिजीज। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। पतले थोड़े हो गए और 2 लोगों ने बोल दिया अरे बिल्कुल सिकुड़ गए हो, तो साइकोसोमेटिक इफेक्ट हमारे दिमाग के ऊपर
4 दिनों में 3 किलो वेट लूज हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ताली हो जाए बहन के। वेरी गुड, 3 kg आपने भी लॉस किया, बहुत बढ़िया। मतलब इतना रिजल्ट ओरिएंटेड ये सिस्टम है, इनसे आगे कोई सिस्टम है ही नहीं, सारे सिस्टम फेल हैं। इतनी ये सुंदर सिस्टम है, करने वाला चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, वरना बहक सकते हैं। कोई ने कुछ दूसरा क्रिटिसाइज कर लिया, कुछ ऐसे सिम्टम्स थोड़े रोग के ऊपर नीचे आ गए तो सीधा कंफ्यूज होंगे, अरे यार ये क्या हो गया। यहाँ इतने अनुभवी लोग आपके ही बैठे हैं, हमारे केशव बंसल जी हैं, फिर हमारे संदीप जी, क्या सुनील जी क्या नाम है, हाँ, तो आइए ना प्लीज, वेलकम। एक मिनट। हाँ एक तो मेरे जैसे युगल है ना, वो भी आ जाएंगे अभी ऑफिस से लेट हो गए, तो जैसे हम कर रहे हैं दोनों ही फॉलो, तो आज फ्रूट दे दिए और तो कुछ बना नहीं, ऑफिस के लिए फ्रूट और ये सैलेड वगैरह काट के दे दिया। तो मुझे फोन आया, कहते मेरे तो और भी गैस ज्यादा होगी और हेडेक हो रहा है। उन्होंने एनिमा नहीं किया होगा? किया था मॉर्निंग में, तो फिर तभी आज ही कह रहे थे, वही कहते फिर हम एक टाइम पक्का स्टार्ट कर देते हैं। मैं क्या नहीं, मैं गैस का बनना, एसिडिटी का अनुभव होना, उनको पहले भी प्रॉब्लम है, पहले तो ऑलरेडी है। हाँ जी, थोड़ा बहुत करते करते भी आ गई, हाँ जी, तो छोड़ नहीं देना है या कम नहीं कर देना है, वो सदा अलविदा करने के लिए बीमारियां आएंगी। चक्कर आना, हल्के से उठने जाए तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगे कि थोड़ा टांगों में कमजोरी है, थोड़ा सा चक्कर जैसा फील हो रहा है, तो ये छोटी छोटी बातों में घबराने वाली बात नहीं है। हमने 3 टाइम खाते हुए भी ये चीजें झेली है, ऐसा तो नहीं कि 3 बार खाए थे तो हट्टे कट्टे थे हम, उल्टा और खराब हालत थी हमारी, नहीं ज्यादा हैवीनेस हो जाए पेट में फिर से। हाँ, मतलब और कई बार तो क्या होता है कि पका हुआ भोजन खाने के बाद सीधा कच्चा खाते हैं ना, तो एक तो अंदर डर बैठा रहता है कम खाएं और कुछ हो न जाए, इसलिए कई बार जो सलाद और जो उनकी मात्रा है वो भी थोड़ी शरीर के हिसाब से 10% ज्यादा भी हो जाती है, तो ये भी गैस बनने का कारण बन जाती है। तो एज मिनिमम एज पॉसिबल इतना डाइट लेना है। नहीं फिर वो कुछ इवनिंग में खा सकते हैं पक्का। इवनिंग में उनको और क्या दिक्कतें हैं? और गैस की है प्रॉब्लम। तो इवनिंग में अगर स्टार्टिंग में एकदम धीमी गति से जाना चाहते हैं, धीमी गति हाँ से, जी, तो एक आधी चपाती और सब्जी भले खा ले, इवनिंग में खा ले, कोई दूसरी कोई मेजर समस्याएं नहीं है तो। यही है बार बार वो बेकार खाने के बाद वो अनाज और दालों से गैस बनती है। हाँ जी, अनाज और दालों का काम है गैस बनना, यूरिक एसिड बनना, जिनको घुटनों का दर्द है, ऐसे लोग परेशान ही होते रहेंगे 2 चपाती खाते खाते भी। स्प्राउट्स भी 5-10 दाने खाने हैं, ज्यादा स्प्राउट भी खा लेंगे ना तो भी गैस बनेगा। तो अनाज, दालें, स्प्राउट्स जो दानेदार चीजें हैं वो चीजें गैस बनाती है, यूरिक एसिड बनाती है। इसलिए हम अनाज दालों से क्विट कराते हैं कि भाई कम से कम 2-3 महीने अनाज दालें छोड़ो। फीवर आता है तो 2 दिन डॉक्टर भी छुड़ा देता है अनाज और दालें, तो हम तो 3 महीने छुड़ा देते हैं, 3 महीने इनको छोड़ो, एकदम नॉर्मल आर्मी ऑफिसर्स के रिपोर्ट आ जाए, बाद में एक टाइम रात को वो भी 1 या 2 चपाती चबा चबा कर, रस बनाकर और सब्जियों के साथ न रहा जाए तो खाना है, वरना हमारी तरह फकीर बनना है। दोनों टाइम कच्चा खाते रहो और ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा रात को उबली हुई सब्जी कुछ बना ले। आज पानी पूरी बनाई है, पानी पूरी में पूरी जो है ना वो थोड़ी जो विदाउट ऑयल फूल जाती है, तो इस चीज में जो डाइट अंदर डालना होता है वो सारा हम तो आलू और चने को बॉईल करके डालते हैं और मोटे हो जाते हैं, गैस भी बनती है। यहाँ ऐसी चीजें डालने को मना करते हैं कि आलू और चने को बॉईल करके ना डालो, वरना और कोई गैस बनेगी, यूरिक एसिड बनेगा। इसमें जो कंटेंट है वो आप अब खाएंगे, आपको पता चलेगा कि पेट में भारीपन महसूस करके नहीं जाएंगे, 1 घंटे के बाद आपको लगेगा कि घर पे जाके भी कुछ खा ले। तो इतना हल्का भोजन एनडीएस में बनाया जाता है। तो ऐसा कभी कभार शाम को खुद भी बनाकर खा सकते हैं। पार्टी बनाने की हमारे पास 100 रेसिपियां हैं,
कोई कोई कहते हैं एनडीएस वाले तो सूखा सूखा खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, घास फूस खाएंगे, लेकिन 100 आइटम है हमारी बहनों ने बनाई है, आप हर रोज मजे से खाते पीते रहो, कोई नुकसान नहीं। डाइटिंग तो मैंने आपका फॉलो करना शुरू कर दिया था जिस दिन से कैंप लगा है। हाँ जी। तो डाइटिंग तो मैंने शुरू कर दिया जिस दिन से आपका मैं कैंप अटेंड कर रहा हूँ। हाँ जी। और मेडिसिन भी मैंने जो है छोड़ ही दिया, आज तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, लिया ही नहीं है जी। तो एनीमा भी आज से शुरू करा है। अच्छा। एनीमा भी आज से शुरू करा है। और मेरे को जो आपको बताया था कल भी मैंने क्वेश्चन किया था कि मेरे को अल्सर की प्रॉब्लम है, तो इसमें आज मैंने कोई दवाई नहीं ली और सिर्फ जूस के ऊपर ही चल रहा हूँ। अच्छा जी, वेरी और जूस ही लिया है और नींबू पानी लिया एक बार बस। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे किस किस चीज का खाने का और क्या क्या परहेज रखना है। आपने बताया था कल की भी 10-15 दिन आपने जो है ऐसे ही चलना है, बॉडी को रेस्ट देना है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो इसके मेरे को बताया जाए कि मैं क्या क्या ले सकता और ज्यादा से ज्यादा आप रसाहार के ऊपर रहो, पूरे दिन दिनचर्या में रसाहार लेते रहो, एनिमा लेते रहो, 2-3 टाइम, अगर कंफर्टेबल हो तो 3 टाइम से भी ज्यादा एनिमा ले सकते हो। जितने हाथों से कचरा निकलता जाएगा, और नए हाथों कुछ कचरा डालेंगे नहीं, रस युक्त आहार डालेंगे, तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा आराम 5-15 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। आपने थोड़ा ये गलती कर दी कि 3-4 दिन लगा दिए एनिमा लेने में, फालतू 3-4 दिन चले गए, फिर भी देर से आए दुरुस्त आए। आगे के लिए आपको इसको स्किप नहीं करना है, करते रहो। और क्या खाना है इसके विषय में 2-3 महीने मत सोचो कि कौन सी डाइट लूं तो मेरी आंतों को आराम मिल जाए। आंतों को आराम के लिए केला और अमरूद ठीक है, वो आराम देता है, बराबर। बाकी ज्यादा सलाद की थालियां भर भर के खाने की सोच नहीं रखनी है। हाँ। और जो भी खाओ, अगर चबाने वाली चीज कोई शाम को, तो आराम से 32 बार 24 बार। नहीं, कल मैंने सिर्फ तोरियां उबली हुई बना के उसमें बस नींबू बस डाल के वही लिया ठीक था। है, तो वैसी चीजें आप शाम को हाँ, एक बार मैंने और कुछ लेते नहीं लिया। रहो। और जब जैसे ही फर्क दिखने लगे अच्छा, तो जब अनीमा आज लिया है तो पानी रुकता नहीं था। कोई बात नहीं, वो जो है जो भी लोग एनिमा ले रहे हैं, होल्ट हो तो अच्छी बात है, न हो तो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, ये सीधा फ्लश आउट कर दो। लेकिन तीसरे टाइम पे 1 मिनट के लिए रुका। बढ़िया। लेट कर लो तो और रुकेगा। लेट के तो साधन नहीं था मेरे पास। हाँ जी, वरना लेट के और ज्यादा रुक सकता है, थोड़ी ज्यादा मात्रा में। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। मतलब उनको मिल्क प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो कैल्शियम की कैसे पूर्ति होगी, फिर उसके लिए क्या डाइट रहेगी उनके लिए? जी, अभी ये प्रश्न का समाधान शायद आप सभा में नहीं थे, ये आंसर दे दिया है कि हम समझते हैं कि कैल्शियम हमें गाय के दूध से, भैंस के दूध से मिल रहा है, बकरियों के दूध से मिल रहा है। ऑलरेडी उसमें कैल्शियम है भी सही। गाय के दूध में 80 कैल्शियम है, 80-90 के बीच में। फिर से रिपीट कर देता हूँ, भैंस के दूध में 200, 200, 250 के बीच में कैल्शियम है, बराबर है। माँ के दूध में 80-90, 150 के आसपास। तो इस तरीके से एनिमल मिल्क से हमें कुछ न कुछ तो मिल रहा है कैल्शियम, लेकिन वो कैल्शियम के कंपोजिशन हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है एक्चुअल में। वो उल्टा काम करता है, हमारे शरीर से कैल्शियम को पुश करके निकाल देता है। जो हमने पालक की पत्ती से लिया है, जो हमने कड़ी पत्ते से लिया है, जो सहजन की पत्ती, बहुत कम लेते हैं ऑलरेडी, पत्तियों का सेवन हम बहुत कम करते हैं कोइंसिडेंटली, और करते भी हैं तो गर्म करके करते हैं, दाल में कुछ कड़ी पत्ता डाल दिया, तो कैल्शियम की मात्रा वहां से कम हो रही है, नहीं कि दूध बंद करने से। दूध बंद करने वाले 2 देश, थाईलैंड और वियतनाम, 2 कंट्रीज ऐसे हैं जहां मिल्क प्रोडक्ट ना के बराबर यूज करते हैं, ना के बराबर, पूरा जीवन नहीं करते, ऐसे लोग हैं वहां। वहां सबसे कम से कम हड्डियों के जो पेशेंट है वो है कम से कम पूरे देश में 100 है तो 100 में 2 मिलेंगे। और हमारे भारत में जहाँ दूध दही की नदियां बह रही है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और दूसरे अदर कंट्रीज में जहाँ दूध का सेवन बहुत करते हैं, वहाँ हड्डियों की बीमारी
ज़्यादा है। ये वेल प्रूव्ड है, WHO में प्रूव्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब पहले तो दिमाग से ये निकालो कि दूध दही बंद करेंगे तो कैल्शियम का आना बंद हो जाएगा, उल्टा फायदा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी हड्डियां मजबूत होंगी, लचीली होंगी दूध दही नहीं खाएंगे तो। और हमारे डाइट में हरी पत्ती का जूस है, पालक में आयरन है, हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा, कड़ी पत्ता में कैल्शियम वगैरह, सहजन की पत्तियों में कैल्शियम है, कोई भी पत्तियों में कैल्शियम है ही है, कम ज्यादा मात्रा में। तो पत्तियों का जूस माता जी को 2-3 ग्लास पिलाओ हर रोज रेगुलर, हड्डियां एकदम मजबूत। कोई वो गोलियां भी आती है ना कैल्शियम की, वो भी बंद करो। 60 साल की एक बहन जिनके गोला कहते हैं ना यहाँ थाई के आसपास, वो टूट गया था, पैर टंगा पड़ा था और 3 महीने डॉक्टरों ने ऐसे ही लेटने को बोला था। उन्होंने हरी पत्तियों के जूस के ऊपर 7 दिन रही कंटिन्यूसली, हरी पत्तियां, दूसरा कुछ भी नहीं। और 18 दिन के बाद फिर उसने कच्चा डाइट लिया। 18 दिन के बाद पैर का पत्थर निकल गया जो डॉक्टर लोग 3 महीने को बोल रहे थे, और वो चलकर हमारे सेंटर के ऊपर आई थी। तो इट्स अ मिरेकल थिंग्स। पत्तियां आप पिएंगे, हड्डियां मजबूत। एक बार एक स्कूटर में एक्सीडेंट हो गया 3 बहनों का, एक मोटी थी आगे बैठी थी और एक पीछे भी बैठी थी लड़की, और बीच में हमारी बीना बहन बैठी थी। एक्सीडेंट हुआ, एक जगह पर सेवा करने जा रहे थे, जैसे गिरी वैसे ही जो मोटी थी ना उनकी हड्डी टूट गई, और बीच में हमारी बीना बहन थी सैंडविच, वो दोनों तरफ से दबी, और मोटी का वजन भी उनके ऊपर, स्कूटी का वजन भी उनके ऊपर। हम सेवाएं कर रहे थे, फोन आया कि स्कूटर का एक्सीडेंट हो रहा, बीना बहन गिर गई है। मैंने कहा इसमें तो हड्डियां है ही नहीं, बची ही नहीं होगी। काफी जगह मल्टी फ्रैक्चर हुआ होगा इनको। तो मैं उनके घर पे गया, थोड़ा मुझे भी डर था, अरे क्या हो गया इनको। तब रो रही थी घर पे बैठी बैठी, और मैंने कहा क्या हुआ? बोला यहाँ मैं छिल गई हूँ, पूरा खून निकल रहा है। मैंने कहा और कुछ? बोला नहीं खून निकल रहा है दोनों हाथों से। मैंने कहा मोटी आगे चला रहे थे, उनकी हड्डियां टूटी है, पीछे वाले की टूटी है, तेरे को तो कम से कम हुआ है। दूध दही 7 साल से बंद है, देखने में आपको लगेगा कि ये हवा में उड़ जाएगी, लेकिन हड्डियां इतनी फ्लेक्सिबल रहती है। मेरा भी 2 बार बुलेट बाइक से एक्सीडेंट हुआ, गिरा, बुलेट अपने पैर के ऊपर गिरा था, और 1 दिन दर्द हुआ, 1 दिन। मतलब मैक्सिमम, मैं ये नहीं दावा नहीं करता कि हड्डियां टूटेगी ही नहीं, लेकिन चांसेस टूटने के बहुत कम आएंगे। इतनी हड्डियां में कैल्शियम भर जाएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी जो लचीलापन है वो पत्तियों के जूस से आता है। तो निश्चिंत होकर अपने माता जी को हरी पत्तियां पिलाई, और दूध दही का खाना बिल्कुल ही बंद, और कैल्शियम कम करना है तो पिलाते रहो। 3 क्वेश्चन है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं 3 दिन से तो एनडीएस फॉलो कर रहा था, बट ड्यू टू मतलब सर्कमस्टांसेस की भाई फर्स्ट डे तो मैंने फुल किया, और फर्स्ट डे मैंने बिल्कुल मतलब प्रॉपर फॉलो किया। सेकंड डे मतलब काफ़ी ज़्यादा भूख लगी तो थोड़े से राजमा चावल ले लिए थे। तो थर्ड डे तो फिर वही जो आपने कहा कि भाई एक बार आपने ले लिया तो फिर मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट हो गया और इवनिंग में भी हो गया। तो एक तो ये था कि दूसरा मेरा एनीमा पे था कि जो एनीमा है, मतलब मैं टू बी फ्रैंक मैं डर रहा था कि भाई मतलब ऐसी एक्टिविटी कभी आज तक करी नहीं है, तो मतलब वो एनीमा मतलब करना है। फिर मैंने आज काफ़ी रीड किया, जो आपने बुकलेट दी है, बुकलेट उसके अंदर प्रॉपर लिया है कि भाई कैसे-कैसे आपने किस-किस हिसाब से उसको इंसर्ट करना है। जी। तो वो मैंने लिया, और टू बी फ्रैंक मेरे को काफ़ी रिलीफ सा हुआ। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं बाय चांस ये मिलेट्स वगैरह ये लेता हूँ और साथ में एनिमा लेते रहते हैं, तो उसमें कोई इश्यू तो नहीं है कि भाई हमारे को प्रॉपरली एनिमा ले रहे हैं तो हमारे को डाइट भी वही वाली लेनी पड़ेगी एनडीएस? फिलहाल आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है? कोई भी नहीं है। किसी भी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं बिल्कुल। बढ़िया तरीके से। तो 1 मील अ डे, यंग है तो 1 मील अ डे, पराठे भी खाओ शाम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चबा चबा कर, थोड़ा कम तेल यूज करो या फिर कम मात्रा में लो। 1 मील अ डे अच्छे तरीके से हम भोजन कर सकते हैं और उसमें भी एनिमा हमारी लाइफस्टाइल भी बन जाए हर रोज लेने की तो भी कोई गलत नहीं है। आगे जाके हमारा योगी जीवन का लक्ष्य है तो धीरे धीरे करके अनाज दालों की मात्रा कम करते जाना है। सच्चा योगी जीवन फरिश्तापन, लाइटनेस बॉडी और माइंड में और एक अलग लेवल से आएगी। अनाज दालों का, मिलेट्स का सेवन कम करेंगे या बंद करेंगे तो। बाकी तंदुरुस्ती के हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाए तो एक टाइम का भोजन कोई दिक्कत नहीं देगा। एक डॉक्टर ने खूब कहा कि आप जो एक टाइम खा रहे हो आपके लिए आपका पेट भरता है एक टाइम में, दूसरे टाइम का जो खा रहे हो इनसे मेरा पेट भरता है। अब डॉक्टर का पेट भरने के लिए हम दूसरे टाइम खाते हैं तो 2 बार अनाज लेने का कभी प्रयास न करे तो अच्छा है। और कई बार साधना के तौर के ऊपर शाम को 7 बजे 1 टाइम मील अ डे लेना अच्छा है। 2 चपाती सब्जी ये वो। ब्रह्मा कुमारी इसमें ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि रात को तो हल्का खा के सोना है जिनके कारण सुबह 2:30 बजे आराम से उठ सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में कई फॉलोअर्स ऐसे हैं जो दोपहर में रोटी सब्जी ये सब कुछ खा लेते हैं, रात को फल या हल्का सी खिचड़ी या कोई दलिया 2 बार अनाज लेते हैं, लेकिन ऐसा हल्का फुल्का कुछ समझते हैं कि ये हल्का है, ये समझ कर खा लेते हैं। बट प्राकृतिक सिद्धांत ये है कि सुबह आकाश तत्व खाली रखो, फिर वायु तत्व हरी पत्ती लो, फिर अग्नि तत्व फल लो, फिर जल तत्व सब्जियां लो और फिर पृथ्वी तत्व अनाज डाले लो। ये सीक्वेंस है, वो लास्ट में आता है, हम बीच में ले लेते हैं दोपहर में। तो बेटर है कि धीरे धीरे आदत करके दोपहर का भोजन शाम को 7 बजे के आसपास लेके आ सकते हैं। और योगी तो ज्यादा खाता भी नहीं, दबा दबा कर, हबत तो होती नहीं। तो एक भाई जी मैंने पूछना था कि जैसे मेरा बेटा है 10 इयर्स का है बट उसको सीलिएक डिजीज है, वीट एलर्जी है। तो वीट एलर्जी में तो ऑलरेडी मतलब हमने वीट तो देना ऑलरेडी उसको बंद कर रखा है, बट मेन थिंग उसको हम ये दे रहे थे मक्की की रोटी वगैरह ये वो, और उसको थोड़ा सा वो करने के लिए थोड़ा घी वगैरह ज्यादा अच्छी तरह लगाना पड़ता है। तो ये वाली जो चीजें हैं उसके कारण क्या है कि उसको शरीर में काफी मोटापा सा आ रहा है जो हमें फील हुआ। तो लेकिन सीलिएक डिजीज में क्या होता है कि बंदा वीक हो जाता है क्योंकि वीट नहीं खा रहा तो वो वीक होता है। तो 10 इयर्स के उसको लिए भी एनीमा और मतलब ये चीज ठीक रहेगी? बच्चों को भी एनीमा दे सकते हैं 200-200 ml का, सुबह दोपहर शाम। बड़ी आंतों को क्लीन कर दो उनकी भी अच्छे तरीके से 15 दिन के लिए, निश्चिंत होकर। पूरा डिब्बा नहीं दे सकते, पूरा पानी का भर के जैसे हम ले सकते हैं वैसे नहीं, कम कम मात्रा में। और 4-5 दिन के लिए फल सलाद सब्जियां चटपटी अच्छी उनको टेस्ट आए वैसा बना बना कर खिलाओ, काफी सारा बॉडी क्लींजिंग और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। रही बात घी की, तो घी दूध मक्खन ये सारी चीजें तो मोटापा ही देगी। अनाज भी जो है हर प्रकार का अनाज, वो अनाज रोग कारक है। सिंपल लाइन दिमाग में बिठा लेनी है, अनाज रोग कारक है। बीमार व्यक्ति को ठीक होना है तो अनाज को छोड़ना पड़ेगा, टोटल क्विट कर दो। हेल्दी व्यक्ति है, बीमारी नहीं है तो 1 मील अ डे, एक टाइम अनाज खाते पीते भी योगी जीवन जिया जा सकता है। एक टाइम अनाज खाते हुए 2 टाइम अनाज नहीं खाना है, और एक टाइम जो अनाज खा रहे हो उसमें भी मिक्स करके नहीं खाना है। चावल भी खा लिया रोटी भी खा ली, गेहूं भी खाया चावल भी खाया, 2 अनाज भी साथ में मिक्स करने नहीं है। ये भी एक प्रकार का हम अपने सेहत को नुकसान करते हैं। हम खिचड़ी खाते हैं, हम कहते हैं खिचड़ी बहुत हल्की है, अब खिचड़ी में मूंग भी है चावल भी है, तो खिचड़ी सबसे भारी भोजन है, रोटियों से भी भारी भोजन है। और डॉक्टरों ने और हमारे बुजुर्गों ने हमें बिठा दिया कि बीमार हो रात को थोड़ा खिचड़ी ले लो, लेकिन खिचड़ी एक्चुअली में बहुत वजन करती है। तो इस प्रकार से हमारी भी यात्रा ऐसे सुखद नहीं रही। 1 साल 1.5 साल लगा, ये बातें दिमाग में सुनते रहते थे, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना अपने आप में चैलेंज है।
खुद के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो भले 6 महीना साल भर अपने लिए लगा लो इस डेवलपमेंट में, बाद में ग्रिप हासिल करो। जैसे मदर हैं वो एस्थमेटिक पेशेंट हैं, एस्थमेटिक पेशेंट मतलब कि जैसे कि साह ज़्यादा जैसे होता है तो वो पफ भी लेते हैं, नेबुलाइजर भी लेते हैं और साथ में बाई पाइप भी लेते हैं, तो उनके लिए क्या आप रिकमेंड करते हो कि भाई एनिमा होना चाहिए? एनिमा हर व्यक्ति के लिए, एक पंडित था पुजारी 100 साल का और बेड हिडन हो गया था, हमने उनको एनिमा लगाया, बेचारा चेयर के ऊपर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। पिछले 2 साल से मंदिर की सफाई, ग्राउंड की सफाई खुद करता है, बड़े मजे से जी रहा है। तो हर व्यक्ति के लिए एनिमा इज मोस्ट नेसेसरी थिंग्स। मिक्स आटा नहीं खाना चाहिए? मिक्स आटा भी नहीं, आटा 3 टाइम ले रहे हैं, उनके बदले 1 टाइम मिक्स आटा ले रहे हैं तो कम से कम नुकसान होगा। आजकल 5-7 तरह के मिक्स आटे मिलते हैं। ये लोग फॉर्मूला ऐसे मार्केट में इसलिए चल रहे हैं कि 100% इनसे बाहर आना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसीलिए गेहूं का आटा सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, सबसे ज्यादा हार्ट डिसीज सारे इनके रिलेटेड ही हैं। तो कहेंगे मिक्स आटा ले लो, 3-4 ज्वार, बाजरी, मक्का, या फिर उसमें मिक्स आटे में भी गेहूं का आटा होता है तो गेहूं का आटा कम हो जाता है। तो जो ज्यादा नुकसान हो रहा था उनसे हम बचे रहते हैं, थोड़ा कम नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन ये नहीं समझना कि फायदा दे रहा है, मिलेट्स ले रहे हैं तो फायदा दे रहा है, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में। और आटा बंद करेंगे ना तो 80 साल के जो हैं, 70 साल के हैं, 90 साल के हैं, 10 दिन के बाद डांस करने लगेंगे। एनिमा लेते रहेंगे, आटा बंद, मिल्क प्रोडक्ट बंद, तो उसमें भी अभी यहाँ 3-4 दिन में लोगों को एक अच्छी एनर्जी फील हो रही है। अगर वो 1 महीना ये साधना कर ले तो पूरी ऊर्जा से भर जाएंगे। आज मैंने 4 बजे तक फास्टिंग रखा है। बहुत तो बढ़िया। शुगर है मेरे को, तो सुबह मैंने 12 बजे चेक किया, तब तक मैंने एनीमा नहीं किया था, तो मेरा 160 था। तो फिर मैं 3 बजे के करीब मैंने करा और नहाई, और तो फिर मेरा 120 आया है वेरी गुड, शुगर। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने उसके बाद ये नींबू पानी पिया, पूरा बड़ा गिलास जी, और ये ग्रीन जूस पिया। तो फिर मैंने चेक किया तो फिर भी 120 ही आया। बरोबर है, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं खीरा और टमाटर खा के आई हूँ बस। बरोबर, और यहाँ पानी पूरी खा के जाना है। भोजन का सारा भेद खोल दिया। सरप्राइज खत्म हो गया। ये भाई ये नीमा में वैसे 5-7 साल से 6-7 साल से कर रही हूँ। हाँ। मैंने YouTube से सीखा था जी। तो मेरे को ना एसिड की प्रॉब्लम रहती थी बहुत ज्यादा, यहाँ छाती में जलन रहती थी हर टाइम। तो मैंने वो जब अनीमा करना शुरू किया तो बहुत मतलब गंदगी निकली है और बहुत गैस इतनी बहुत, तो उसके बाद मेरी वो एसिड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो बाबा का शुक्रिया। हाँ जी। तो 5-5 शुरू में तो मैंने 5 बार भी किया अपने आप से ही। अच्छा। तो फिर जब ये मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी तो एक आर्ट ऑफ लिविंग वाले से मैंने पूछा कि ये अनीमा ऐसे करना चाहिए हर रोज डेली जैसे मैं करती थी, तो उसने कहा नहीं, इससे आंते कमजोर हो जाएंगे, हर रोज नहीं करना है, महीने में 1 बार कर लिया करो। तो उसके बाद मैं महीने में 1 बार करने लगी, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरी ठीक है बिल्कुल, एसिड वाली। हाँ, अब एनिमा हम लेकिन अब यहाँ प्रॉपर तरीके से पता लगा है तो मैं अब कर रही हूँ जब से सुना। एनिमा तो वो डर निकल गया। बात नहीं। हाँ, वो डर निकल गया। 20 साल से कंटिन्यूसली करने वाले बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं टीम में, 19-20 साल से लगातार कर रहे हैं और 1.5 लीटर अच्छे तरीके से। तो उनको भी आज तक 10-10 बीमारियां थी, उसमें से एक भी बीमारी वापस लौट के नहीं आई है। तो सादे पानी के एनीमा से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गर्म पानी का एनीमा लेते हो, ल्यूकवार्म वाटर, अगर आप अभी तक तो मैं ल्यूकवार्म ले रही थी, खैर अब आपने कहा तो अब सादे पानी का लेना है, कोई औषधियां डालनी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं डाल रहे। तो आपको एनिमा लेने में डरने वाली बात
नहीं है। लेकिन कभी-कभार एसिड थक एसिड जाएं। इतना बनता था ना, मैं बहुत तंग थी उससे। 2 चीजें पैरेलल हमें रखनी पड़ेगी। सिर्फ एनीमा को पकड़ने से 100% सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ डाइट को पकड़ने से 100% सॉल्यूशन नहीं है। एवरीथिंग इट इज बैलेंस। दोनों चीजों को पैरेलल बैलेंस करके जाएंगे, डाइट को सेट कर देंगे। व्हेन योर डाइट इज राइट, नो नीड ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन। हाँ, पहले दिन से भी लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं और साथ में एनीमा जोड़ लिया। एनीमा करने के बाद ही उपवास करना है। गलती ये भी नहीं करनी है कि 6-8 घंटा उपवास कर लिया विदाउट एनीमा, गैस उठेगी, एसिडिटी उठेगी, तो थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए विदाउट एनीमा हमें नहीं करना और लाइफ लॉन्ग एनीमा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब आपका दोनों टाइम का भोजन सही हो जाता है, पत्तियां, सब्जियां, फल, ऐसा ही मैक्सिमम 90% खा रहे हो, तो वंस इन अ वीक एक बार एनीमा कर लिया तो भी चलता है। मेरी बात बताऊं तो मैं हर रोज एनीमा 100 ml करता हूँ, 100 ml ओनली एंड ओनली सुबह सुबह। तो ये भी कोई मेरे लिए 7 साल में कोई खतरा खड़ा नहीं हुआ है। शुरुआत में ज्यादा करना पड़ा था 6 महीने के लिए। तो इस हिसाब से सेल्फ डिसीजन लेके अपनी विवेक बुद्धि से कोई चीज में अपने आप की दिमाग भी चलाना पड़ेगा। उसके लिए कोई आएगा, हमें बताएगा। हमारा शरीर, हमको हमारे शरीर को गुरु बना लेना है। शरीर क्या फील कर रहा है। मैंने कहा 3 पोट लेने हैं, आपको 2 पोट लेने के बाद थोड़ी सांस फूलती है, उम्र के हिसाब से थोड़ा सा गुड फील नहीं हो रहा है, थक जाते हैं एनिमा लेते लेते, इतना ट्रांसफॉर्मेशन झेल नहीं पा रहे हैं, तो आपने 1 डब्बा कम कर दिया। किसी को 3 डब्बे लेने के बाद 2 डिब्बे और लेने की इच्छा हो, अरे कितना क्लींजिंग हो रहा है, कचरा कितना निकल रहा है। तो फिर 3 का पैरामीटर्स वो भगत की माफी, भगत होता है ना, वो पकड़ लेता है हर चीज को। अब हम भगत तो रहे नहीं, हम तो बच्चे बन गए बाबा के। तो सेल्फ डिसीजन लेकर 3 का 5 डब्बा भी कर सकते हो। इस हिसाब से चलना है। ठीक है जी। बैक पेन, नी पेन का भी हो जाएगा? अपने आप ही एक के पीछे एक भागते जाएंगे। बैक पेन चला जाएगा, नी पेन चला जाएगा, शरीर के हर दर्द चले जाएंगे। जहाँ अनाज है, जहाँ गैस है, वहाँ दर्द है। जहाँ दर्द गैस किससे बनती है, अनाज और दालों से और दूध की प्रोडक्टों से, वही बंद है हमारी, तो दर्द अपने आप ही जाने लगेंगे। दर्द तब तक रहेंगे जब तक शरीर में दूध और दूध से बनी चीजें जा रही है, अनाज और दालें जा रही है, तब तक गैस बनेगा शरीर में। और चबा कर ना खाएंगे तो गैस बनेगा। कच्ची चीजें भी चबा कर नहीं खाएंगे तो गैस बनेगा शरीर में। ओम शांति भाई। भाई जैसे अब प्रोफेशन कभी ऐसे हो, जैसे हम मॉर्निंग में पत्ती वाला जूस नहीं पी पाए, तो हम पहले फ्रूट्स खा के दोपहर तक उसको ले सकते हैं कि ये हार्ड एंड फास्ट है कि हमने वही लेना है पत्ती वाला स्टार्टिंग में? मतलब जॉब पे जा रहे हैं? हाँ जी, जैसे अब स्कूल है तो मॉर्निंग में इतना नहीं बना पाते, तो हम साथ में फ्रूट ले जाएं, दोपहर तक आ जाते हैं घर पे। जैसे साथ में फ्रूट लेके जा रहे हो, ऐसे साथ में पत्तियां लेके भी जा सकते हो। पालक की पत्तियां अच्छे से वॉश करके 8-10 पत्तियां डाल दी, पहले चबा लिया आराम से, बाद में फ्रूट खाओ। मीन स्टार्ट उसी से ही करें तो ज्यादा उसी से करो तो सबसे बड़े फायदे हैं। एक बार ठीक हो जाओ, एकदम सिमेट्रिकल और अच्छे तरीके से सारी बीमारियों से निजात हमारा हो गया, तब जाके सुबह सुबह उठे 7 बजे भूख लग गई तो केला, अमरूद, एप्पल कुछ भी खा सकते हो। फिर 12 बजे का रिजिडनेस रखनी नहीं है कि 12 बजे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। एक बार ठीक होने के बाद भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी, यही फॉर्मूला अपनाना है। और जैसे हमारा प्रोफेशन है टीचिंग का, मान लो लोग हमसे इंस्पायर हो जाते हैं कि आपने इतना करके इतना रिड्यूस कर लिया है, कुछ भी है, या बच्चों को भी बताना पड़े, तो कुछ ऐसी प्रिकॉशंस की मतलब ये ध्यान रखना है कि ये तो उनको करना ही नहीं है। जैसे अब आपने बताया कि एनीमा और वो इकट्ठे करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। अगर एक करेंगे कि हमने डाइट कर ली या वो कर ले तो नहीं आएगा। और ऐसा कुछ एनीमा एक कर सकते हैं अलग से, कोई भी व्यक्ति डाइट ना करे और एनीमा करते रहे तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन विदाउट एनीमा सीधा डाइट शुरू कर देंगे तो थोड़े रोगों के उभार के सिम्टम्स ज्यादा लोग झेल नहीं पाते। नुकसान कुछ भी नहीं है, कोई भी अकेले चीजें करे तो भी। और बच्चों को इंस्ट्रक्शन ऐसे देनी है, सुबह का नाश्ता बंद बच्चों का,
10 साढ़े 10 बजे नाश्ते में फ्रूट्स ऐसी चीजें इस्तेमाल करें। दोपहर में 1-2 चपाती और सब्जी खा सकते हैं बच्चे। शाम को भी एक टाइम सब्जी चपाती जो रूटीन उनका डाइट है वो ले सकते हैं। बच्चों को तो सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन देना है कि सुबह का नाश्ता बंद। एनिमा थोड़े दिन के लिए उनके मदर फादर को कन्विंस भी करना होता है, तो विदाउट एनिमा भी बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। और कच्चा भोजन ले, दूध और दूध से बनी चीजों से बच्चों को बचाना है और गेहूं से बचाना है। ये 2 चीजें समझा सकते हैं उनको। पत्ती का जूस पत्तियों का जूस तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ही पिलाएंगे तो बच्चे की हड्डियां एकदम मजबूत रहेगी। वो तो हर व्यक्ति को हम सजेस्ट कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो फिर दूध ही पीता है, 2 साल का बच्चा वो। ठीक है जी। तो उसके लिए फिर क्या करना है? उसके लिए दूध पीता है, माँ का दूध। माँ का भी और ऊपर का भी, जैसे ऊपर का दूध बंद करना है। ऊपर के दूध से कोई फायदे तो हो नहीं रहे। 2 साल का बच्चा खाना तो उतना खाता नहीं है। उनको जो कैल्शियम हमें भ्रम है हमारे दिमाग में कि दूध से कैल्शियम जा रहा है बच्चे के पेट में, उल्टा बार बार डॉक्टर के पास खड़े होकर माता पिता चलते रहते हैं डॉक्टर के पास। छोटे बच्चे के लिए क्या ऑप्शन है? छोटे बच्चों के लिए उनको फलों का पेस्ट बनाकर स्मूदी बनाकर पिला सकते हैं, पत्तियों का जूस भी पिला सकते हैं, सब्जियों का जूस भी पिला सकते हैं। कोकोनट मिल्क में थोड़ा खजूर किशमिश ये डाल के ग्राइंड करके भी बच्चों को, ये हेल्दी डाइट है सारी चीजें। हरी चटनी भी अगर अच्छी लगे तो दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे डाइट करके उनको सेट करना है और वो इंटेलिजेंट बनेगा बच्चा भी। लाइव फूड जाएगा ना, जीवंत जो पका हुआ नहीं है, तो बच्चा भी एकदम मेंटली भी स्ट्रांग होगा। मैं एक बार वहां हरियाणा गया जींद में, मैंने सिर्फ हंसते हंसते ऐसे बोल दिया कि थोड़ा जोर से बोला सभा में, एनी क्वेश्चंस? आई डोंट लाइक क्वेश्चंस। तो फिर किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। मैंने कहा मैं तो एक जोक सुना रहा था आपको। तो क्वेश्चन उठते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन बार बार उठते रहे क्वेश्चन तो समझ लो हमारे प्रयास में कमी है। हम गलती कर रहे हैं, कुछ 19-20 कर रहे हैं तो बार बार प्रश्न उठेंगे। एक बार प्रश्न उठता है तो हर बीमारी में हर उम्र में ये चीजें इम्प्लांट्स करवा सकते हैं विथ मेडिसिन के साथ साथ भी ये चीजें करवा सकते हैं। इनके रिकवरी जल्दी आती है हर व्यक्ति को। तो पूनम दीदी का भी विशेष धन्यवाद। हम पूरी टीम को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। एक सुंदर आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। सेवा का अवसर मिला, इसलिए बाबा ने दीदी को निमित्त बनाया है। और इतना बड़ा महापरिवर्तन, युग परिवर्तन का ही जिम्मेवारी बाबा ने दीदियों को दी है, सभी बहनों को। तो बहनों के प्यार को तो हम कभी नहीं भूल पाए। 23 साल से बहनों के संग में रहे हैं, हर सेंटर पे जाते हैं, दीदियां अपनी ही लगती है। तो ये अपनापन ब्रह्मा बाबा ने दीदियों को वरदान में ही दे रखा है। और आप सभी जो भी स्टूडेंट हैं सेंटर पे आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो हर रोज आओ सेंटर के ऊपर और बाबा की सेवाओं में अपना भाग्य बनाओ, तन से, मन से, धन से, क्योंकि देने से, बांटने से जीवन में बढ़ेगा। कल वहाँ पूनम दीदी के वहाँ सेंटर पे गए थे, सेक्टर नंबर 46 में गए थे। पेंट का कोई जो व्यापारी और बिजनेसमैन आए हैं यहाँ आज, बड़े भाई साहब हैं। बोला बाबा के यज्ञ में जब से देना शुरू किया है ना, तो हमेशा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो बाबा के यज्ञ में जितना भी दे उतना कम है। समय दो, अपना संकल्प दो, धन दो, अपनी योग्यताएं हैं तो योग्यताओं का दान दो, अन्न दो या वस्त्र दो, सभी प्रकार की सेवाओं में हमेशा व्यस्त रहे। ऐसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिग्नेश भाई जी का। जोरदार एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। आप जिग्नेश भाई जी और उनकी टीम का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हम सभी भाई बहन, कि आपने हमें इतने हेल्दी टिप्स दिए हैं। होप्स हो कि हम सभी ये पूरा करेंगे और नेक्स्ट टाइम सभी वेट लूज करके ही
आपके सामने दिखाएंगे, जिनको भी बीमारियां हैं, रोग मुक्त होकर 27 सेक्टर के सभी भाई बहन रोग मुक्त होकर दिखाएंगे। तो अभी मैं निवेदन करता हूँ एनडीएस टीम को, जिग्नेश भाई जी भी हमारे सामने ही हैं, अभी कृष्णा बहन जी हमारे सामने आएंगे, स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से कृष्णा बहन जी का हयाती बहन जी, मीनाक्षी बहन, टीना बहन और एकता बहन।